मीटिंग्स ऑफ बीओडी एंड इट्स पावर्स। तो मीटिंग और पावर ये दो अपने को पढ़ना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। 173 से स्टार्ट होगा। 173 मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी मीटिंग होनी चाहिए उसके ऊपर ये वाला टॉपिक है। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नॉर्मली 173 सबसेक्शन 1 बोलता है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हैज टू बी विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सब्सिक्वेंटली in every year minimum 4 board meetings have to be conducted और ये कैलेंडर ईयर लेना है, फाइनेंशियल ईयर नहीं। मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स कैन बी 120 डेज। मतलब 2 मीटिंग के बीच में मैक्स टू मैक्स 120 जाएगा। फिर सेक्शन 8 कंपनी के लिए इतना बोला है कि एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग चाहिए इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स। उसके बाद 173 सबसेक्शन 5 बोलता है 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी and a private company which is a startup वाला private company। इन चारों के लिए एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स विद अ मिनिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स ऑफ 90 डेज। मतलब अगर समझो साल जैन से दिसंबर अपन काउंट करते हैं, जून में उसका 6 मंथ्स खत्म होता है, तो तुम 29 जून एंड देन 1 जुलाई ऐसा नहीं रख सकते। मतलब मिनिमम 90 डेज का गैप तो हमको चाहिए। मतलब तुमको रखना है तो रखो, बट इट वोंट बी काउंटेड। फिर तुमको इसके 90 डेज बाद एक और मीटिंग रखनी पड़ेगी। रिलैक्सेशन फॉर सेक्शन 8 कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी जो एक स्टार्टअप है उनके लिए तभी मिलेगा व्हेन देयर इज नो डिफॉल्ट अंडर 137 एंड 92। ओपीसी अगर एक डायरेक्टर वाला है, मतलब एक से ज्यादा डायरेक्टर नहीं है, तो मीटिंग ही नहीं हो सकता, तो नीड नॉट कंप्लाई। वो अकेला बंदा खुद से थोड़ी बात करेगा। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन इन द बोर्ड मीटिंग, सेक्शन 173 सबसेक्शन 2, जो बोलता है कि या तो आप इन पर्सन मतलब के थ्रू फिजिकल प्रेजेंस अटेंड कर सकते हो, और यू हैव एन ऑप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड। उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गया, जैसे तुम्हारा जूम कॉल वगैरह है, और एनी प्रिस्क्राइब्ड ऑडियो विजुअल मोड्स। ऑडियो विजुअल मोड्स का मतलब क्या होता है? तो इट इज सच दैट इट इज केपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द पार्टिसिपेशन। तो कोई भी वे में आप ऑडियो मोड या वीडियो मोड से हो जिसमें वो रिकॉर्ड हो सकती है मीटिंग एंड वो स्टोर हो सकती है, जिससे पता चले कि आपने पार्टिसिपेट किया, वो मोड भी चलेगा। फिर नेक्स्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट आ चुका है। पहले ना थोड़े मैटर्स इलेक्ट्रॉनिकल मोड से नहीं अलाउ करते थे, बट अब ये कैंसिल हो चुका है। इसका मतलब क्या है? तो एनी मैटर कैन बी डिस्कस्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज वेरी मच एडवाइजेबल। डायरेक्टर्स को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि इफ एब्सेंट फॉर 12 मंथ्स देन यू विल हैव टू वेकेट द ऑफिस अंडर 167। 167 वाला सेक्शन बोल रहा था कि भाई 12 महीने तक नॉन स्टॉप एब्सेंट हो अगर, तो इन दैट केस आपको कट लेना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिजाइन। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि भाई एडवाइजेबल है, इवन दो नॉट मैंडेटरी। कहीं पे बोला नहीं है कि कंपल्सरीली आपको करना ही है। फिर सी रूल 3 ऑफ द कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल 2014 फॉर प्रोसीजरल पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड मीटिंग। तो थोड़े बहुत एकदम इजी इजी छोटे छोटे प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, ये आईसीएआई के मॉड्यूल से आप रेफर कर सकते हो। चलो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। 173 सबसेक्शन 3 नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। इट शैल बी सेंड टू ऑल डायरेक्टर्स। अच्छा, अपन ने क्वेश्चन किया था ना तभी क्वेश्चन बैंक से कि इसमें कोई भी होने दो, चाहे ऐसा डायरेक्टर जो विलिंग नहीं है आने के लिए, चाहे वो इंटरेस्टेड हो, नॉट इंटरेस्टेड हो, चाहे वो ऑल्टरनेट हो, कोई भी हो, ऑल मतलब ऑल, खत्म। तो ऑल डायरेक्टर्स को भेजना है एट रजिस्टर्ड एड्रेस एटलीस्ट 7 days प्रायर टू द बोर्ड मीटिंग बाय हैंड डिलीवरी, पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। शॉर्टर नोटिस मोर मतलब लेस देन 7 days रहेगा तो चलेगा। टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस इफ एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज प्रेजेंट, मतलब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अटेंड करना चाहिए मीटिंग। इन आईडीज एब्सेंस ऑल्सो एक चॉइस है कि डिसीजन टेकन एट द बोर्ड मीटिंग वाज सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड शैल बी रैटिफाइड बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दोनों जगह पे आईडी आईडी जिधर भी लिखा है इफ एनी लिखा है, मतलब अगर रहेगा तो ही वो फॉलो करना है तुमको। फिर रूल 3 बोलता है कि नोटिस मस्ट स्पेसिफाई ऑप्शन ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मोड ऑफ अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग। सबको ऑप्शन देना पड़ेगा। डायरेक्टर शैल नोटिफाई द चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग हिज इंटेंशन टू ऑप्ट फॉर वीसी और एवी मोड। इफ नो सच इंटीमेशन इज रिसीव, तो क्या अज्यूम करेंगे? द डायरेक्टर विल अटेंड इन पर्सन। अच्छा, लोकेशन टाइम वगैरह कुछ भी नहीं दिया एक्ट में, तो बोर्ड मीटिंग कैन बी हेल्ड एनीवेयर एनी टाइम बिकॉज कंपनीज एक्ट उसके ऊपर साइलेंट है। अच्छा, ये किसका बात कर रहे हैं? ओरिजिनल का बात कर रहे हैं।
अर्जेंट वाले का नहीं, अर्जेंट वाले के लिए लिखा है कुछ। तो ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग कभी भी कहीं भी करो, नो प्रॉब्लम। नोटिस मे स्पेसिफाई द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, मतलब अजेंडा नॉट कंपलसरी। तो नोटिस में अगर अजेंडा लिखना है तुमको तो नॉट मैंडेटरी, बट इट इज एडवाइजेबल। इट इज अ गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कि भाई डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक रहेगा, तो ही कैन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर इटसेल्फ और प्रिपेयर हिमसेल्फ। पेनल्टी है 173 सबसेक्शन 4 में लिखी है, फेलियर टू गिव अ नोटिस 25,000 की पेनल्टी लगेगी। किसको? कंपनी सेक्रेटरी या एनीवन ऑथराइज्ड बाय बीओडी, जिसका भी ये जॉब था ना नोटिस भेजना, वो। फॉर योर इन्फो, ये क्वेश्चन बैंक ने देखा था, इफ नोटिस इज नॉट सेंट टू एटलीस्ट वन डायरेक्टर या वन और मोर डायरेक्टर, देन मीटिंग एज वेल एज रेजोल्यूशन बोथ आर वॉइड। सुप्रीम कोर्ट के केस में अपन ये देखा था। तो नोटिस सबको भेजना ही पड़ेगा। फिर कोरम 174 में लिखा है, अगर नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स इज एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बीओडी। इंटरेस्टेड एज पर सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 तभी पढ़ेंगे। अगर इंटरेस्टेड है 2/3 लोग ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, तो कोरम विल बी द डायरेक्टर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड एंड प्रेजेंट एट बोर्ड मीटिंग। जो डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड नहीं है एज पर 184 सबसेक्शन 2 एंड जो लोग आए हैं बोर्ड मीटिंग में, दैट इज द कोरम। बट ऑफ कोर्स दो तो होने ही चाहिए तो ही मीटिंग होगी। अदरवाइज मतलब क्या? लेस देन 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ आर इंडिपेंडेंट, आर इंटरेस्टेड। तो लेस देन 2/3 अगर इंटरेस्टेड है तो नॉर्मली 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 विच एवर इज हायर है। इधर ये वाले पार्ट में विच एवर इज हायर है, बट बाजू में सेक्शन 8 कंपनी के लिए 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 8 मेंबर्स विच एवर इज लोअर है। बट दो तो होने चाहिए, वो तो बाय डिफॉल्ट। ओनली इफ नो डिफॉल्ट अंडर 137 एंड 92। तो सेक्शन 8 वाले के लिए अगर डिफॉल्ट नहीं है तो ही ये अप्लाई करना, नहीं तो नॉर्मल वाला अप्लाई कर देना। तो 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, या फिर 25% और 8 विच एवर इज लोअर। एओए ऑफ द कंपनी जो है ना, इट कांट स्पेसिफाई लोअर कोरम बट इट कैन फिक्स अ हायर कोरम। इंटरेस्टेड तो 184 सबसेक्शन 2 देखो, कोरम नीड्स टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब शुरू भी हुआ तब भी कोरम चाहिए, खत्म हुआ तब भी कोरम चाहिए। ऑल्सो काउंट द डायरेक्टर्स अटेंडिंग वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड। कोरम में ये लोग भी काउंट होते हैं। टोटल स्ट्रेंथ एक्सक्लूड्स द डायरेक्टर्स हुज ऑफिस इज वेकेंट, एंड जो भी फ्रैक्शन आया 1/3 या 25% में राउंड ऑफ टू 1, मतलब नेक्स्ट नंबर। तो जो लोग वेकेंट है उसका पोजीशन टोटल स्ट्रेंथ से एक्सक्लूड कर देना। फिर आता है वेकेंट पोजीशंस। तो इफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन माय कंपनी इज लेस देन नंबर स्पेसिफाइड इन एओए, दे मे एक्ट, मतलब उनको मीटिंग करने दो। क्वाइट पॉसिबल कि वो लोग एक्स्ट्रा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लेंगे। बट इफ नंबर ऑफ डायरेक्टर इज लेस देन कोरम, अगर तुम्हारे कंपनी में समझो कोरम चाहिए 3 का, फॉर एग्जांपल ईओए ने फिक्स किया रहेगा ना हायर कोरम, तो समझो 3 का कोरम चाहिए बट 2 ही डायरेक्टर है, तो द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर में एक्ट ओनली फॉर 2 पर्पसेस। क्या 2 चीज कर सकते हैं ये लोग? इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर अप टू कोरम्स नंबर। तो यू कैन डू दैट बाय अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर। तो एक एडिशनल डायरेक्टर लेके आओ, और टू समन द जनरल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ द कमिटी कंपनी। तो कंपनी के जीएम में क्या होएगा, फिर डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाएंगे। तो दे कैन डू आइदर ऑफ दिस, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं। इफ मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द वांट ऑफ कोरम, मतलब मीटिंग शुरू हुआ फिर पता चला कि कोरम है ही नहीं, तो फॉलो एओए। इफ एओए इज साइलेंट, adjourn द बोर्ड मीटिंग। adjourn कहां पर होएगा? तो सेम वे, नेक्स्ट वीक, सेम डे, टाइम एंड प्लेस। अगर नेशनल हॉलिडे निकला ना वो डे, तो सक्सीडिंग डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलिडे। इसमें भी क्वेश्चन बैंक में देखा था सम कि नेशनल हॉलिडे मतलब सिर्फ 26 जैन, 15 अगस्त, बापू का बर्थडे 2 अक्टूबर, गणेश चतुर्थी रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, नथिंग, दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलिडे। मतलब वो दिन पे रख सकते हो अर्जेंट मीटिंग, बट ये 3 डेट पे अर्जेंट मीटिंग नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट ओरिजिनल मीटिंग? वो तो कभी भी रख सकते हो। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू 1 पर्सन कंपनी विद 1 डायरेक्टर, ऑफ कोर्स वो मीटिंग ही नहीं करने वाला है। फिर 175 आता है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। देयर आर 2 वेज टू पास रेजोल्यूशन। पहला है एट द बोर्ड मीटिंग, जहां पर सब आएंगे, सब डिस्कशन करेंगे एंड देन दे विल वोट, या फिर बाय सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब क्या? मीटिंग मत बुलाओ, खाली एक चिट्ठी सर्कुलेट करो, सब लोग अप्रूव करो, सब लोग मतलब मेजोरिटी अप्रूव करो, एंड यू नो द बोर्ड रेजोल्यूशन हैज बीन पास। उसके बाद मीटिंग में उसको वापस अडॉप्ट करते हैं। तो ऐसा है कि इफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स require that resolution under circulation must be decided at board meeting, then chairperson shall put it for vote at board meeting। मतलब circulation not possible। तो जो तुमने सोचा ना सर्कुलेट करेंगे, उसमें एटलीस्ट 1/3 लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, तो फिर भाई बोर्ड मीटिंग में रखना ही पड़ेगा, सर्कुलेशन इज नॉट अलाउड।
अदरवाइज अगर वो लोग ऑब्जेक्ट नहीं करते एटलीस्ट 1/3 लोग, देन अदरवाइज तो यस रेजोल्यूशन इज डीम्ड टू बी पास्ड बाय सर्कुलेशन इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या क्या कंडीशन रहेगा? तो 3 कंडीशन। रेजोल्यूशन इज सर्कुलेटेड in draft with all the necessary papers to all the directors or committee members। directors मतलब BOD का मीटिंग है, committee member मतलब audit committee वगैरह का मीटिंग है। तो सबको ड्राफ्ट भेजो एट द रजिस्टर्ड एड्रेस बाय हैंड डिलीवरी, पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड एक्सेट्रा, उसमें ईमेल, फैक्स वगैरह आएगा। एंड इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एंटाइटल्ड टू वोट ऑन रेजोल्यूशन। तो इसमें ना वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स लोग वोट नहीं कर सकते ना, तो उनको मत गिनो। उनके अलावा जितने भी है उसका मेजॉरिटी दैट हैव टू दैट नंबर हैज टू अप्रूव द ड्राफ्ट। वो ड्राफ्ट अप्रूव हो गया, फिर वो रेजोल्यूशन बन गया बाय सर्कुलेशन। फिर भी मीटिंग में तो अडॉप्ट करना ही है, तो सच रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन मस्ट बी नेसेसरीली बी नोटेड इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग एंड बी मेड अ पार्ट ऑफ मिनट्स ऑफ द मीटिंग। इसके बाद वो जाके लीगल हो जाता है। फिर 176 आता है। 176 डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट नॉट टू इनवैलिडेट एक्शंस। तो फ्रॉम दिस डेट, फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से लेके इरेगुलरिटी नोटिस बाय कंपनी, मतलब इसके अपॉइंटमेंट में कोई झोल था, तो जब से अपॉइंट हुआ तब से लेके जब तक नोटिस हुआ वो इरेगुलरिटी, any act done by the director whose appointment was invalid due to disqualification or it is terminated, then that act will be deemed to be valid। मतलब तुमको नहीं पता था कि वो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है, बट उसने जो भी एक्ट किए थे दोज विल बी वैलिड। ऑफ कोर्स कोई फ्रॉड वगैरह रहेगा तो 447 उसको पकड़ने के लिए बैठा ही है। ओके, तो नेक्स्ट है कमिटीज। 3 टाइप की कमिटी, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन नॉमिनेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। ये 3 टाइप की है। एलओडीआर में रिस्क मैनेजमेंट कमिटी भी थी, बट वो यहाँ पर नहीं बोली है। तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो अपन स्ट्रिक्ट वाला फॉलो करते हैं, इसके लिए वहां पर एलओडीआर फॉलो कर लेना। अदर देन दैट है तो ये वाला सेक्शन अप्लाई कर लेना, 177 एंड 178। ओके, 3 कमिटी है। ऑडिट कमिटी 177 में लिखा है और बाकी दोनों नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप ये दोनों 178 में लिखा है। तो डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में है कि कौन सी कंपनीज ये कमिटीज फॉर्म करेगी। तो विच कंपनी शैल फॉर्म में आएगा रूल 4 ऑफ, अच्छा ये लास्ट चैप्टर के रूल्स है, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014। जो फर्स्ट चैप्टर था ना उसमें रूल 4 अपन ने पढ़ा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, तो उधर जो पढ़ा था सेम यहीं पे है। तो ऑडिट कमिटी एंड एनआरसी के लिए सेम रूल अप्लाई करना है। ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड एनी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन डिपॉजिट डिबेंचर मोर देन 50 करोड़। इधर ध्यान देना खाली, तो कोई भी एक भी सेटिस्फाई हो ना इसमें से तो उसको ये कमिटी फॉर्म करनी होगी। अदर पब्लिक कंपनीज जो है ना ये वाला पार्ट, उसमें एक्सक्लूड करना जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडियरी एंड डोरमेंट कंपनी, उनको फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। स्टॉप कंप्लाइंग इफ कंडीशंस आर सीज्ड फॉर 3 consecutive years। 3 साल तक अगर ये कंडीशन सीज हो गया, मतलब कि ये तीनों 1, 2 एंड 3 कोई भी इसमें से मीट नहीं कर रहा, समझो आज मेरा टर्नओवर 101 करोड़ हो गया और उसके बाद 3 साल तक अगर नहीं कुछ भी एक्सीड हुआ तो ठीक है, उसके बाद कंप्लाई नहीं करेंगे। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी के लिए अलग है रूल। कंपनीज हैविंग मोर देन 1000 स्टेक होल्डर्स, मोर देन 1000 में क्या क्या आएगा? शेयर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर, डिबेंचर होल्डर एंड एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब ईयर एंड पे नहीं देखना है, ये सब जो था ना कैपिटल, टर्नओवर वगैरह वो सब लास्ट ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का था, बट ये सब लिखा है एट एनी टाइम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब ईयर एंड पे भले 900 रहेगा, बट अगर साल के बीच में कभी भी अगर समझो 1010 हो गया था तो तुमको ये अप्लाई कर जाएगा। ओके, अच्छा ये कमिटीज में कौन कौन बैठता है? तो कॉम्पोजिशन एलओडीआर से थोड़ा अलग होगा ऑडिट कमिटी का। तो ऑडिट कमिटी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर बैठने चाहिए विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब मोर देन हाफ होता है, वो बाजू में एटलीस्ट हाफ आने वाला है, दोनों में फर्क है। तो ऑडिट कमिटी मिनिमम 3 डायरेक्टर, आईडी शुड फॉर्म मेजॉरिटी एंड मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर एंड द चेयरपर्सन मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एलओडीआर में क्या था चेंज? एलओडीआर में यहाँ पर आईडी के लिए 2/3 लिखा था नॉर्मल के लिए, और अगर एसआर आउटस्टैंडिंग है तो ऑल शुड बी आईडी, वो एलओडीआर में था। यहाँ पर ठीक है 2/3 है। एंड वहां पर इफ यू रिमेंबर उधर लिखा था कि एटलीस्ट एक मेंबर को ना एक्सपर्ट होना है एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह में, तो एटलीस्ट 1 एक्सपर्ट वहां पर था, यहाँ पर वो नहीं लिखा है। अच्छा वहां पर एक और था कि ऑल मेंबर्स वगैरह
शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट, मतलब कि रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर ऑल नहीं है, यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स बोला है, तो थोड़ा फर्क है ये। फिर एनआरसी के लिए क्या है, तो एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए, उसमें से एटलीस्ट हाफ शुड बी आईडी। मतलब अगर इधर 10 लोग हैं कमिटी में तो 6 आईडी चाहिए, बिकॉज मेजोरिटी बोला है। बट इधर अगर 10 डायरेक्टर है तो 5 आईडी भी चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट हाफ बोला है। chairperson of the company cannot be chairperson of NRC, but he can be a member of NRC, ये चलेगा। एंड यहाँ पर मेंबर्स एज डिसाइडेड बाय द बीओडी, बट चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना ही चाहिए, तो वहां पर आईडी वगैरह का कुछ जरूरत नहीं है। फिर अदर पॉइंट्स, तो अदर पॉइंट्स में ऐसा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेगा ऑडिट कमिटी का। तो ऑडिट कमिटी के लिए बोला है रेकमेंड द अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। याद रखना रिमूवल इधर कवर्ड नहीं है, ये रेम्यूनरेशन है, आरईएम, वो रिमूवल नहीं है। तो अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। फिर रिव्यू एंड मॉनिटर द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस। फिर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। एंड लास्ट अप्रूव ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी विद रिलेटेड पार्टीज, आरपीटी। अच्छा और भी है, वो नीचे कंटिन्यू की है, वो देख लो। 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी और है, यहाँ पर लिखा है स्क्रूटिनाइज इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। एक कंपनी दूसरे कंपनी को जब लोन वगैरह देती है या इन्वेस्टमेंट करती है, वो वाला वैल्यूएशन देखेगा, वो वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज अंडरटेकिंग और एनी एसेट्स। फिर मॉनिटर द यूज ऑफ फंड्स रेज्ड वाया आईपीओ एक्सेट्रा एंड इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सब भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ऑडिट कमिटी का। एनआरसी क्या करता है, तो एनआरसी के फंक्शंस इजी है। इट विल रेकमेंड अ क्राइटेरिया ऑफ अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट क्या है वो नीचे डिफाइन किया है, तो डायरेक्टर एज वेल एज उसके एक लेवल नीचे सीनियर मैनेजमेंट जो आता है वो सबका अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेम्यूनरेशन, evaluation of their performance and also disclose the policy of remuneration on company's website and the board report. फिर एसआरसी, तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंसिडर एंड रिजॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स, नॉट जस्ट इक्विटी होल्डर्स। ये इंपॉर्टेंट है, सारे ही स्टेक होल्डर्स, नॉट जस्ट इक्विटी होल्डर्स। पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू आईडी, जिधर जिधर तुमको आईडी दिखा ना, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी वगैरह, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं किया। अच्छा ये सेक्शन 8 कंपनी से याद करना, अपन जब भी पढ़ रहे थे 149, तो 149(4) से लेके 13 तक कुछ भी अप्लाई नहीं करता था सेक्शन 8 कंपनी को, तो यहाँ पर भी इसके लिए आईडी को ना बोल दिया। डिस्क्लोजर्स इन बोर्ड रिपोर्ट, 2 चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी एंड ऑल्सो व्हेन बीओडी हैड नॉट एक्सेप्टेड ऑडिट कमिटीज रिकमेंडेशंस, इट मस्ट बी डिस्क्लोज विथ रीजंस। तो ऑडिट कमिटी कभी कभार बीओडी को क्या करता है, रेकमेंड करता है, तो बीओडी ने अगर वो समझो फॉलो नहीं किया तो उसका रीजन क्या था वो भी डिस्क्लोज करना साथ में। फिर है ऑडिट कमिटी शैल रेकमेंड, क्या रेकमेंड करेगा, तो अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स नॉर्मली। बट अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है ना जिसने डिफॉल्ट नहीं मारा है, उसके लिए सिर्फ रेम्यूनरेशन जाएगा, मतलब यहाँ पर अपॉइंटमेंट का कोई भी केस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वी नो कि गवर्नमेंट कंपनी के लिए कैग वगैरह होता है एंड गवर्नमेंट विल टेक ऑल द डिसीजंस। तो नॉर्मल लोगों के लिए अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, टर्म्स सब आएगा, बट गवर्नमेंट कंपनी के लिए सिर्फ रेम्यूनरेशन, ये रिमूवल नहीं है, वापस बोल रहा हूँ। फिर ऑडिट कमिटी में मेक ओमनिबस अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ओमनिबस मतलब ब्लैंकेट अप्रूवल या वन टाइम अप्रूवल। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए, तो अगर मैं रोज करूंगा तो 365 अप्रूवल्स तो नहीं लेना पड़ेगा, तो साल के शुरू में ही एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दो। अच्छा ब्लैंकेट अप्रूवल जो रहेगा इट विल बी वैलिड ओनली फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद फ्रेश अप्रूवल लगेगा पर फाइनेंशियल ईयर। ये अप्रूवल में क्या रहता है पता है, ये अप्रूवल में ऑडिट कमिटी सब मेंशन करेगा कि एक ट्रांजैक्शन रहेगा तो उसका मैक्सिमम अमाउंट क्या रहेगा वैल्यू का, उसके बाद कौन से रिलेटेड पार्टी के साथ कर सकते हो तुम, उसके बाद एक दिन में कितने ट्रांजैक्शन या एक मंथ में कितने ट्रांजैक्शन, मतलब लिमिट ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा, बहुत सारा अलग अलग चीजें वो ये अप्रूवल में लिख के दे सकता है। उसके बाद एक ट्रांजैक्शन है जिसका अमाउंट अप टू 1 करोड़ है, इफ इट इज एंटर्ड इनटू बाय डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी विदाउट अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमिटी, and if it is not ratified by the audit committee within 3 months from the date of transaction, तो वो voidable हो जाएगा at the option of audit committee। तो audit committee का option है, उसको voidable बना दिया तो reverse करना पड़ेगा। फिर और भी है उसी के related, if the above transaction
was with a directors related party, मतलब एक डायरेक्टर या ऑफिसर ने कंपनी के नाम पे आरपीटी किया, किसके साथ? तो डायरेक्टर के ही रिलेटेड पार्टी के साथ। या फिर समझो ये जो ऑफिसर ऑफ द कंपनी है जिसने ये ट्रांजैक्शन किया, उसको अप्रूव किया था या ऑथराइज किया था एक दूसरे डायरेक्टर ने विदाउट परमिशन ऑफ ऑडिट कमिटी, तो क्या होएगा? द कंसर्न डायरेक्टर शैल इंडेमनिफाई द कंपनी अगेंस्ट एनी लॉस। यूजुअली रिलेटेड पार्टी में अपन क्या करते हैं? सस्ते में बेचने का ट्राई करते हैं, तो जो भी लॉस हुआ वो इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। फिर राइट्स ऑफ द ऑडिट कमिटी है, तो सिंपल है, कॉल फॉर ऑडिटर्स कमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल्स, स्कोप, ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑडिट, review the financial statement before submission to the BOD, investigate into any matters with respect to its responsibilities and take outside professional advice। responsibilities मतलब उसको जो भी responsibility दिया था ना कि audit वगैरह का उसको review करना है, फिर scrutinize loans वगैरह जो भी है, उसके लिए investigation भी बिठा सकता है एंड आउटसाइड प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकता है। कभी कभार लीगल लॉयर वगैरह का एडवाइस रहेगा तो चलेगा, वो ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑडिटर्स एंड केएमपी हैव द राइट टू बी हर्ड इन द ऑडिट कमिटी मीटिंग्स वेयर ऑडिट रिपोर्ट इज कंसिडर्ड बट दे डोंट हैव एनी राइट टू वोट। ऑब्वियसली वो मेंबर नहीं है कि उनको वोट करने मिलेगा, बट यस दे हैव अ राइट टू बी हर्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 177 एंड 178, तो कंपनी ने अगर कॉन्ट्रावेन किया तो पेनल्टी 5 लाख का भरना पड़ेगा, फ्लैट, नो मिनिमम मैक्सिमम। एंड डिफॉल्टिंग ऑफिसर अगर है तो उसको पेनल्टी 1 लाख का, अगेन फ्लैट, उसमें कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है। देन if SRC, stakeholder relationship committee, is unable to resolve grievances in good faith, then it is not a contravention। मतलब कभी कभार किसी ने कोई कंप्लेन कर दिया या उसको कुछ तो भी ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए एंड कंपनी बोलता है कि नहीं यार ये इन्फो रिलीज नहीं करना चाहिए, ये कंप्लेंट अभी सॉल्व नहीं करना चाहिए, चाहे उसके पीछे कोई भी रीजन हो, कोई अच्छा रीजन भी रहेगा, गुड फेथ में होगा, कोई बात नहीं, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रवेंशन। बट हाँ, इफ यू डोंट हैव अ रीजनिंग और आपने किसी का भी कंप्लेंट सॉल्व नहीं किया, देन इट इज अ कॉन्ट्रवेंशन। फिर 178 जो है, इट वोंट अप्लाई टू सेक्शन 8 कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं मारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न फाइलिंग में। फिर 178 फंक्शंस ऑफ एनआरसी जो है ना, नॉमिनेशन नॉमिनेशन कमिटी, इट अप्लाइज ओनली विद रिस्पेक्ट टू सीनियर मैनेजमेंट एंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर्स फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब गवर्नमेंट कंपनी में आपको ये वाला पर्टिकुलर पार्ट जो है वो सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करना है, नॉट फॉर डायरेक्टर्स। ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं मारा। अच्छा सर, व्हाट इज सीनियर मैनेजमेंट? सीनियर मैनेजमेंट मतलब पर्सनल ऑफ अ कंपनी हु आर कोर मैनेजमेंट टीम मेंबर्स अदर देन बीओडी। मतलब ये लोग डायरेक्टर्स नहीं है, बीओडी में है ही नहीं वो लोग, बट दे आर कोर मैनेजमेंट टीम मेंबर्स कंप्राइजिंग ऑफ मेंबर्स वन लेवल बिलो द बीओडीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उनके एक लेवल नीचे ये लोग काम करते हैं एंड इंक्लूड्स ऑल फंक्शनल हेड्स। नॉर्मली क्या होता है पता है, कोई भी कंपनी में ऊपर आते हैं शेयर होल्डर, वो लोग के नीचे आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे जो भी लोग आते हैं वो कोर मैनेजमेंट टीम मेंबर्स है। फॉर एग्जांपल समझो एक हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट अपन ने बना दिया, हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, हेड ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। तो ये सब जितने भी लोग हैं जो बीओडी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के एक लेवल नीचे आते हैं, वो सब सीनियर मैनेजमेंट में है। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी हुआ तो ये जो फंक्शंस ऑफ एनआरसी है ना, वो सीनियर मैनेजमेंट के जो मेंबर्स है उन पे अप्लाई करो एंड नॉट ऑन डायरेक्टर्स। फिर विजिल मैकेनिज्म 177 सबसेक्शन 9 एंड 10। विजिल मैकेनिज्म मतलब सीटी बजाना, तो इट इज अ मैकेनिज्म फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न्स लाइक लेट्स से विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग करने का एक मौका तुमको देंगे विजिल मैकेनिज्म के थ्रू। अच्छा, सब कंपनीज करेगी तो नहीं, विच इज वेरी रॉन्ग। सिर्फ थोड़ी ही कंपनीज को करना है। थोड़ी कंपनीज मतलब कौन सी? तो एवरी लिस्टेड कंपनी एंड अदर्स एज पर रूल 7, कंपनीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक and companies which have borrowed money from bank and PFI more than 50 crores। मतलब जो डिपॉजिट लेती है पब्लिक से एंड जिसने बोरो किया होगा मोर देन 50 करोड़ का, एंड ऑफ कोर्स एवरी लिस्टेड कंपनी। तो इनको बोला गया है कि तुमको विजिल मैकेनिज्म फॉर्म करना है। अच्छा, विजिल मैकेनिज्म को हेड कौन करेगा? तो नॉर्मली ऑडिट कमिटी, नहीं तो बीओडी। तो ऐसा है, कंपनी हैविंग ऑडिट कमिटी, तो ऑडिट कमिटी विल ओवरसी द विजिल मैकेनिज्म, ऑडिट कमिटी हेड करेगा। अदरवाइज बीओडी will oversee the vigil mechanism via one nominated director। ये नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है जो तुमने 161 सबसेक्शन 3 में पढ़ा था, वो नहीं है ये। नॉमिनेटेड मतलब क्या? तो बीओडी ने एक बंदे को बोला है कि तू वीएम देखना आज से।
Directors and employees must have direct access to the chairperson of audit committee या तो nominated director. मतलब ये केस में है तो चेयरपर्सन के साथ डायरेक्ट एक्सेस या फिर यहाँ पर नॉमिनेटेड डायरेक्टर के पास डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए ताकि वो रिपोर्ट कर पाए कंसर्न. अच्छा, अगर उसने बोल दिया, समझो कंप्लेन कर दी और बाद में वो जो बंदा है समझो उसके पीछे पड़ गया, तो इफ यू आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट मिस्टर ए ने तुमको धमकी वगैरह दिया तो उसके लिए यहाँ पर लिखा है विजिल मैकेनिज्म मस्ट प्रोवाइड फॉर सेफगार्ड्स अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय. तो जो भी यहाँ पर कंप्लेन करता है ना उसके सेफ्टी के लिए थोड़े बहुत सेफगार्ड्स होने चाहिए. अगर फालतू के कंप्लेंट वगैरह कर रहा है तो क्या होगा, फ्रिवोलस कंप्लेंट्स वो भी रिपीटेड, तो सूटेबल एक्शन कैन बी टेकन इंक्लूडिंग रेप्रिमांड. रेप्रिमांड मतलब क्या, डिसअप्रूव कर देने का उसको. डिस्क्लोजर ऑफ वीएम विल बी अगेन इन बोर्ड रिपोर्ट एंड वेबसाइट. फिर 179 इंपॉर्टेंट, 179 पावर्स ऑफ द बीओडी. 179 सबसेक्शन 1 बोलता है सेम पावर्स एज ऑफ द कंपनी. मतलब जो कंपनी को पावर होता है ना, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदो बेचो या फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो वगैरह वगैरह, वो सब बीओडी को रहता है. तो बीओडी हैज ऑल द पावर्स एज पोजेस्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट इफ कंपनी कैन ओनली एक्सरसाइज द पावर एट जनरल मीटिंग, देन बीओडी कांट. मतलब अगर कंपनी को बोला गया है कि ये पावर तुमको जनरल मीटिंग में ही एक्सरसाइज करना पड़ेगा बाय पासिंग रेजोल्यूशन, तो बीओडी अपने आप से नहीं कर सकता, फिर बीओडी को कंपनी का अप्रूवल लेना पड़ेगा. ऑल्सो बीओडी शैल एक्सरसाइज द पावर सब्जेक्ट टू एमओए, एओए, कंपनीज एक्ट एंड इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग. मतलब ऐसे ही तुम खुद का अपना राज नहीं लगा सकते. एओए, कंपनीज एक्ट, फिर अपना जनरल मीटिंग में कोई रेगुलेशन वगैरह बना वो भी फॉलो करना पड़ेगा. सो यू कांट ब्रेक एनी. फिर 179 subsection 2, new regulation made by the company in general meeting can have prospective effect, not retrospective. मतलब all acts of BOD done before the new regulation shall not be invalidated. अगर नया रेगुलेशन बना रहे हो तो आज से वो चलेगा, नए रेगुलेशन को रेट्रोस्पेक्टिवली यू कांट अप्लाई. ओके, तो पहले वाले सारे एक्ट वैलिड हो जाएंगे. फिर 179 सबसेक्शन 3, यही मेन पार्ट है ये सेक्शन का. पावर्स ऑफ द बीओडी टू बी एक्सरसाइज बाय द बोर्ड रेजोल्यूशन एट ड्यूली कन्वीन्ड बोर्ड मीटिंग. इसका मतलब क्या है, बीआर एट बोर्ड मीटिंग नेसेसरी है, नॉट बाय सर्कुलेशन. तो शॉर्ट फॉर्म है सीबीआई बिग डेटा पा. सीबीआई बिग डेटा पा में सी आएगा मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स विद रिस्पेक्ट टू अनपेड कॉल. बी से आएगा ऑथराइज बायबैक अंडर 68. अच्छा, बायबैक अपन ने क्वेश्चन बैंक में देखा था, इफ यू रिमेंबर 68 क्या बोलता था, 68 बोलता था कि भाई बायबैक जो है वो एओए ने पावर देना चाहिए एंड अगर अप टू 10% है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से चल जाएगा, बट अगर मोर देन 10% जा रहा है अप टू 25% तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा. ओके, तो हम ये वाले पार्ट का बात कर रहे हैं. ये वाला पार्ट अगर तुमको करना ना अप टू 10 तो बीआर एट बीएम चाहिए रहेगा, सर्कुलेशन नहीं चलेगा. फिर इशू सिक्योरिटीज एंड डिबेंचर्स इन और आउटसाइड इंडिया, ये हो गया सीबीआई. उसके बाद बिग, बिग में बहुत सारे एक्सेप्शंस है, तो बी से आएगा टू बोरो मनीज, आई से आएगा इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ कंपनी, जी से आएगा ग्रांट लोन सिक्योरिटी गारंटी, मतलब पैसा इन या पैसा आउट. ओके, अब जो बी है बोरो मनी, तो डोंट इंक्लूड डे टू डे ओडीसीसी एक्सेट्रा, मतलब डे टू डे वर्किंग कैपिटल का ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट वगैरह होता है ना, वो काउंट मत करो. उसके लिए तुमको जैसे भी पास करना है तुम कर लो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर समझो तुमको बोरो करना तो यू विल नीड टू पास बीआर एट बीएम. ओके, फिर आईएनजी जो है ना, इन्वेस्ट फंड्स एंड ग्रांट लोन वगैरह, तो 186 सबसेक्शन 5 बोलता है कि बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग इज नीडेड बट विद कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, मतलब यूनानिमस चाहिए उसके लिए. फिर बीआईजी जो है, बीआईजी तीनों, उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन विल बी अलाउड फॉर अ सेक्शन 8 कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं किया है. ओके, और भी है इसमें बी वाले में कि वो अगर बैंकिंग कंपनी है तो अप्लाई नहीं करना है, वो नीचे लिखे. तो ये हो गया बिग. अभी आएगा डेटा. तो डाइवर्सिफाई द बिजनेस, अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, टेक ओवर अ कंपनी और अक्वायर एनी कंट्रोलिंग और सब्सटैंशियल स्टेक, मतलब 50 के ऊपर या 20 के ऊपर, अप्रूव मर्जर अमालगमेशन रिकंस्ट्रक्शन वगैरह. ओके, सीबीआई बिग डेटा हो गया. अब पा, तो रूल 8 बोलता है मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्री, फिर अपॉइंट एंड रिमूव केएमपी, फिर अपॉइंट इंटरनल एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर, इधर रिमूवल अगेन कवर्ड नहीं है. एंड मेनी अदर्स, मेनी अदर्स मतलब क्या, तो 161 सबसेक्शन 4 इफ यू रिमेंबर कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर में भी बोला था कि कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर पहले बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होता है बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, तो उसमें भी सर्कुलेशन नहीं चलता है. वैसे ही 188 रिलेटेड पार्टी, 203 केएमपी वगैरह वगैरह. फॉर पावर्स बीआईजी बिग जो है,
BOD can delegate those powers to committee of director, MD, manager, principal officer of company या principal officer of a branch office. But BR at BM तो पास करना ही पड़ेगा to delegate it. मतलब डेलीगेट करते वक्त पहले BR at BM लगेगा एंड उसके बाद वो डेलीगेट हो चुका है ऐसा हम मान लेंगे. ओके. जो B वाला पॉइंट था टू बोरो मनी, तो B पॉइंट विल नॉट अप्लाई टू बोरोइंग्स बाय अ बैंकिंग कंपनी फ्रॉम अदर बैंकिंग कंपनी और RBI और SBI. एक बैंक को अगर दूसरे बैंक से बोरो करना है तो वो ऊपर वाला B में इसको इंक्लूड मत करो. ऑल्सो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स which are repayable on demand या तो withdrawable by check, draft, etc. are not borrowings. कस्टमर से जो पैसा आता है डिपॉजिट में वो बोरोइंग नहीं होता है, वो तुम्हारा डेली नेचर ऑफ बिजनेस है. Similarly, deposits made by a banking company with other banking company does not equal to grant of loan. अगर एक बैंक दूसरे बैंक में पैसा डालता है तो वो लोन नहीं गिना जाता है. तो ये सब जो है वो CBI बिग डेटा पा का BIG वाला जो पॉइंट्स है उसमें ये सब इंक्लूड मत करना. ओके, तो ये इसके लिए BM at BR नेसेसरी नहीं है. फिर 179 सबसेक्शन 4 इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस बाय शेयर होल्डर्स, जो अभी ऊपर पावर देखा CBI बिग डेटा पा वगैरह, उसमें क्या शेयर होल्डर तुम्हारे पावर कम कर सकते हैं. तो इधर लिखा है कंपनी कैन रेस्ट्रिक्ट द डायरेक्टर्स पावर्स बाय पासिंग रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग और बाय ऑल्टरिंग द AOA, तो ऑल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, और बाय मेकिंग रेगुलेशन. रेगुलेशन कैसे बनता है, तो अगेन जनरल मीटिंग में OR पास करके. तो ये 3 वे है तुम डायरेक्टर के पावर को रेस्ट्रिक्ट कर पाओगे. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट, अपन ने ये लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी किया था इसके ऊपर क्वेश्चन बैंक से, दैट शेयर होल्डर्स कैन नॉट इंटरफियर अनलेस देयर आर सफिशिएंट रीजंस. मतलब शेयर होल्डर जो है BOD के पावर में ऐसे कभी ना कभी उसको मन हुआ कभी भी रेस्ट्रिक्ट करने का तो नहीं कर सकता है. देयर हैज टू बी अ रीजन. ऑल्सो शेयर होल्डर्स कैन एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ BOD by majority, मतलब ordinary resolution in general meeting, if and only if 3 conditions are there, or rather any of the 3 are satisfied. पहला, directors are acting malified, मतलब working for personal gains वगैरह. बोनोफाइड नहीं है, मालिफाइड है, मतलब शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के खिलाफ शायद ये लोग काम कर रहे हैं. तो क्या हो जाएगा, तो BOD अपना पावर नहीं एक्सरसाइज कर पाएगा, शेयर होल्डर करेगा. मतलब BOD को जो पावर दिया ना, समझो फॉर एग्जांपल प्रपोज करना है या रेकमेंड करना है डिविडेंड, तो अब शेयर होल्डर ही खुद करेंगे बिकॉज BOD जो है वो मालिफाइड इंटेंशन से एक्ट कर रहा है. ऑल डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड एंड कोरम इज एब्सेंट. सारे अगर इंटरेस्टेड हो गए तो कोरम नहीं हो पाएगा ना, तो शेयर होल्डर्स विल एक्सरसाइज द पावर्स. और देयर इज अ डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स एक्सेट्रा. तो मैनेजमेंट है ना कुछ डिसीजन ले नहीं पाएगा बिकॉज एवरीवन इज अगेंस्ट एवरीवन. ऐसा मैनेजमेंट अगर हो गया है तो शेयर होल्डर्स को अपना पावर एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा एंड डायरेक्टर के जितने भी पावर्स है वो अब शेयर होल्डर एक्सरसाइज कर लेंगे. बट हाँ, ओनली इन एनी ऑफ दीज 3 कंडीशंस. उसके अलावा शेयर होल्डर अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाएंगे. फिर सेक्शन 180 रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ BOD. तो 180 सबसेक्शन 1 बोलता है देयर आर 4 पावर्स, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा. तो ये 4 पावर मतलब क्या, तो नॉट जस्ट BR at BM, बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग तो लगेगा ही, साथ साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन भी लगेगा. 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज A, B, C और D, इसका शॉर्ट फॉर्म है साइबर. S से आएगा सेल, लीज और डिस्पोजल ऑफ होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ एन अंडरटेकिंग. I से आएगा इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड ऑन मर्जर अमालगमेशन. मर्जर अमालगमेशन पे तुमको कुछ परचेस कंसिडरेशन वगैरह कुछ तो मिला रहेगा, तो वो जो पैसा है वो ट्रस्ट सिक्योरिटीज में डाला तो ठीक है बिकॉज दोज आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सेफ. उसके अलावा किधर डालना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन. B से था बोरो मनी, जिसमें एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड जो होता है टोटल इन एक्सेस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर ये हो रहा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन. एंड R से था रेमिट और गिव टाइम टू अ डायरेक्टर ऑन रीपेमेंट ऑफ डेट ड्यू टू अ कंपनी. डायरेक्टर ने कंपनी से लोन लिया होगा, प्रोबेबली ये MD होगा, अगर समझो उसने लोन वगैरह लिया है तो इन दैट केस उसको एक्स्ट्रा टाइम देना है तुमको पेमेंट के लिए, तो SR लगेगा. तो अंडरटेकिंग क्या था, अंडरटेकिंग को कैसे डिफाइन किया गया है, अंडरटेकिंग इज दैट इन विच द कंपनी हैज इन्वेस्टेड more than 20% of its last year's net worth. लास्ट ईयर का नेटवर्थ निकाल लेंगे और उसका more than 20 के अगर तुमने इन्वेस्ट किया है कोई एक सेगमेंट ऑफ बिजनेस या एक ब्रांच वगैरह में, तो अंडरटेकिंग माना जाएगा. नेटवर्थ मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम.
minus accumulated loss, deferred miscellaneous expenditure, reval reserve and write back of any debris or amortization. ये सब माइनस कर दो तो NW नेटवर्थ आ जाएगा. या फिर अंडरटेकिंग इज दैट विच जनरेट्स एटलीस्ट 20% ऑफ इनकम ऑफ द कंपनी इन लास्ट ईयर के इनकम का एटलीस्ट 20% ये अंडरटेकिंग ने लाया. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोर देन 20% ऑफ नेटवर्थ है और ये मोर देन इक्वल टू 20% ऑफ इनकम रहेगा. ऑल्सो व्हाट इज सब्सटैंशियली होल, तो तुम पूरा या तो सब्सटैंशियली होल यू कैन सेल. तो सब्सटैंशियली होल मींस एटलीस्ट 20% ऑफ वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ लास्ट ईयर. तो उसके वैल्यू का एटलीस्ट 20% भी अगर तुमने बेचा तो उसके लिए भी एसआर लगेगा. एसआर में स्टिपुलेट एनी अदर कंडीशंस रिगार्डिंग द अबव सेल, लीज, डिस्पोजल एक्सेट्रा. जैसे फॉर एग्जांपल जो भी पैसा आया ना ये सेल करके वो कहां पर इन्वेस्ट करना है वो भी एसआर में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. एसआर इज नॉट नीडेड इफ सेल एक्सेट्रा इज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी. तो तुम्हारा समझो वो अंडरटेकिंग या प्रॉपर्टी है जो भी उसको बेचना तुम्हारा धंधा है, तो इन दैट केस नो नीड ऑफ एसआर. If directors sell, lease, dispose, etc., the undertaking, title of the buyer in good faith shall not be affected. तो buyer को कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, उसका जो टाइटल है वो वैलिड ही रहेगा. If section 110 applies, तो फॉलो करना पड़ेगा. 110 क्या बोलता है? कंपनी कैन स्पेसिफाई पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन बाय वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट ओनली. तो फिर तुमको पोस्टल बैलेट से ही करना पड़ेगा. बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू वन पर्सन कंपनी, क्योंकि ऑफकोर्स एक ही मेंबर है तो उसमें तो मीटिंग खाली नाम का होता है या रादर होता ही नहीं है. एंड एनी अदर कंपनी हैविंग मेंबर अप टू 200, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अगर 200 तक है ना तो ये अप्लाई नहीं करना है, नो नीड ऑफ बैलेट. फिर नेक्स्ट था 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी व्हिच वाज रिगार्डिंग ट्रस्ट सिक्योरिटीज. तो वो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एक्सेट्रा व्हिच आर सेफ. तो उसके लिए एसआर इज नॉट नीडेड, अदरवाइज कोई रहेगा इन्वेस्टमेंट तो उसके लिए नीडेड होगा. 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी बोलता है एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग आर मोर देन, ये साइन याद रखना, एटलीस्ट नहीं है, ये मोर देन पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, देन एसआर इज नीडेड. What do you mean by free reserves? तो free for dividend distribution. तो इसमें you have to exclude reval reserve and any change in carrying value of asset liability recognized in equity. इन डेज के हिसाब से अगर कोई एसेट का या लायबिलिटी का बुक वैल्यू ऊपर नीचे करना होता है तो तुम इक्विटी में एडजस्ट करते हो उसको, तो वो सब एक्सक्लूड करना है. ऑल्सो फ्री फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से अपन ने क्वेश्चन बैंक में सम किया था, इफ यू रिमेंबर, एक अपना डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाया था, तो वो भी तुमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज नॉट अ फ्री रिजर्व, डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर पाओगे. ओके, बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है, ये बहुत सही है. बोरोइंग्स में ना सब आएगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म वगैरह, बट टेम्पररी लोन्स तुमको उसमें से निकालना है, मतलब टेम्पररी लोन्स को काउंट नहीं करना है. व्हाट इज अ टेम्पररी लोन? तो इट इज रीपेएबल ऑन डिमांड और विद इन 6 months and it excludes loan for any financial expenditure of capital nature. इसका मतलब क्या है? तो कोई भी शॉर्ट टर्म लोन हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, सब काउंट करो, बस एक टेम्पररी लोन को काउंट मत करना. छोटा जो लोन होता है, लेट्स से रीपेएबल ऑन डिमांड या फिर विद इन 6 months, बट फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर या इन शॉर्ट इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल केपेक्स, इसको तुमको यहां से एक्सक्लूड करना है, मतलब मेन तुम्हारे लिमिट में काउंट करना है उसको. ओके, अब इधर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि टेम्पररी लोन्स फ्रॉम बैंक्स ओनली आर एक्सक्लूडेड. इफ टेकन फ्रॉम एनबीएफसी और एनी अदर्स तो यू विल हैव टू इंक्लूड दोस इन द कैलकुलेशन. मतलब अगर कोई बैंक से मैंने टेम्पररी लोन लिया है ना तो मैं अपने ये जो कैलकुलेशन है ना उसमें मैं उसको काउंट नहीं करूंगा. बट मैंने बैंक से लिया ही नहीं है, समझो एक सम था अपना, उसमें ना सिग्मा लिमिटेड से मैंने एक टेम्पररी लोन लिया हुआ था. अब सिग्मा लिमिटेड तो बैंक है नहीं, इट मे बी एनबीएफसी और एनी अदर कंपनी, तो ये केस में उसको काउंट करना पड़ेगा अपने. सो रिमेंबर दैट शॉर्ट टर्म लोन्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस लोन फॉर फाइनेंशियल केपेक्स अदर देन टेम्पररी लोन्स लाइक कैश क्रेडिट एंड डिस्काउंटिंग, ये एक्सक्लूड कर देंगे. बट अगर टेम्पररी लोन समझो बैंक से लिया है तो एक्सक्लूड कर देंगे, बट इफ नॉट फ्रॉम अ बैंक तो इंक्लूड कर देना. इफ दैट एक्सीड्स पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन का जरूरत पड़ेगा. बोरोइंग एक्सक्लूड्स एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय अ बैंकिंग कंपनी. अरे तुम सब लोग सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये वो सब जगह पे जब भी पैसा डिपॉजिट करके आते हो बैंक में, तो बैंक वो पैसा यूज कर रहा है, ठीक है, बट उस बैंक के लिए वो बोरोइंग नहीं है, बैंक इज नॉट बोरोड फ्रॉम यू, तो उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर देना. Special resolution shall also specify maximum amount
up to which the BOD can borrow in the name of the company. अरे मतलब कि तुम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिए, ठीक है, समझो ये RHS जो है दिस इज कमिंग टू 100 करोड़, ओके, एंड ये वाला जो पार्ट है दिस इज गोइंग लेट्स से 150 करोड़। तो तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन में लिखना पड़ेगा, हाँ भाई ये स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद जो बोरोइंग्स है वो मैक्स 150 करोड़ तक जाएगा। अगर तुमने खाली स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और तुमने अमाउंट ही नहीं लिखा तो ये BOD तो फिर 1000 करोड़ तक चले जाएंगे, तो वो फ्रॉड हो जाएगा फिर। सो दैट इज वाई स्पेशल रेजोल्यूशन में ये मेंशन होना ही चाहिए कि व्हाट इज द मैक्स लिमिट अप टू विच दे कैन बोरो। तो इसमें ना एक मस्त वाला एग्जाम्पल है, वो देखो। If SR specifies 1000 crore and BOD passes board resolution to borrow 1200 crore, then excess 200 crore will not be valid. Okay, वो invalid हो जाएगा. Lender cannot sue the company, but lender can sue, मतलब कि वो जो 200 करोड़ एक्स्ट्रा वाला जो चीज है ना which is invalid, उसके लिए lender can't sue, but lender can sue only if it proves that it lent in good faith without knowledge of limits being crossed by BOD. तो अगर उसको कोई नॉलेज नहीं था, गुड फेथ में दिया ना, इनोसेंट है वो, तो ठीक है, ही कैन सू एंड रिकवर द मनी, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। 180 जो है पूरा का पूरा विल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं किया। उसके बाद 181, 182 और 183 आते हैं डोनेशन, चैरिटी, कंट्रीब्यूशन के लिए। तो 181 जो है कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल एंड बोनाफाइड फंड्स, प्रायर परमिशन ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग इज नीडेड बाय द BOD to contribute more than 5% of average net profit of last 3 financial years in aggregate in a year. मतलब एक साल में अगर तुमको कंट्रीब्यूशन करना है टू एनी चैरिटेबल और बोनाफाइड फंड, तो तुमको लास्ट 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट निकालना है और उसका 5% तक अलाउड है तुमको, वो सिर्फ BR पास करके हो जाएगा। बट मोर देन 5% है तो परमिशन ऑफ कंपनी एज वेल एज BR लगेगा तुमको। इसमें भी परमिशन ऑफ द कंपनी मतलब क्या होता है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन द्वारा ही होता है ये। Okay. Contribution to a fund for benefit of own business or employees is not charitable. ये तो ऐसा हो गया एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल दिया, तो ये चैरिटेबल नहीं होता है। एग्जाम्पल समझो, लास्ट ईयर 17-18 नेट प्रॉफिट 3 करोड़, लास्ट ईयर 18-19 नेट प्रॉफिट 4 करोड़, लास्ट ईयर 19-20 नेट प्रॉफिट 5 करोड़। करंट ईयर 2021 में देयर इज अ लॉस ऑफ 1 करोड़ एंड 2021 करंट ईयर जो है उसी में चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन हुआ है 6 लाख का। तो क्या ये वैलिड है कि नहीं वो ढूंढना है। तो हम सिंपली लास्ट 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज है 4 करोड़, फिर उसका 5% तुमको निकालना है विच इज 20 लाख, और हमने किया है 6 लाख, तो ये वैलिड हो गया। तुमको करंट ईयर में लॉस हुआ है, इसके लिए देयर इज नो प्रोहिबिशन। ऐसा नहीं बोला है कि करंट ईयर में अगर लॉस है तो यू कांट कंट्रीब्यूट, यू कैन कंट्रीब्यूट, नो प्रॉब्लम। प्रायर परमिशन मतलब OR होता है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन लिख के दे दिया है। एंड वही है कि इट शुड नॉट बी इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव करंट ईयर नेट प्रॉफिट, बस लास्ट 3 साल का जो भी नेट प्रॉफिट है उसका एवरेज आएगा। फिर सेक्शन 182 पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी। तो अ कंपनी कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट directly or indirectly to a political party registered under 29A of ROPA 1951, representative of People's Act, only after passing board resolution at board meeting and disclosing it in the profit and loss account. बस दो ही compliance है, BR at BM चाहिए, मतलब circulation नहीं चलेगा of course, and disclose in the profit loss account. The following companies cannot contribute to political parties. एक तो है गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि अगेन गवर्नमेंट वही पॉलिटिकल पार्टी ही रूल करता है आफ्टर ऑल, तो प्रॉब्ली एक ही पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जा रहा है अगेन। सो गवर्नमेंट कंपनी कांट कंट्रीब्यूट, एंड अ कंपनी विच हैज एग्जिस्टेड फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स। अगर 3 फाइनेंशियल ईयर तुम सर्वाइव कर गए ना तो ठीक है, उसके बाद तुम कर सकते हो कंट्रीब्यूट। रिमेंबर देयर इज नो लिमिट, मतलब एनी अमाउंट कैन बी कंट्रीब्यूटेड। मोड ऑफ कॉन्ट्री क्या है, तो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, VCS थ्रू अ बैंक अकाउंट। कंपनी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो कंपनी अगर कंट्रीब्यूट करती है समझो 100 करोड़ टू इलेक्टोरल ट्रस्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट है ना पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए फॉर्म किया होता है, तो कंपनी विल हैव टू डिस्क्लोज द कंट्री मेड टू इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड नॉट टू द पॉलिटिकल पार्टी। मतलब कंपनी ने 100 करोड़ दिया इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो कंपनी के PNL में तुमको 100 करोड़ दिखाना है। फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट ने आगे 97 करोड़ दिया है पॉलिटिकल पार्टी को, तो इलेक्टोरल ट्रस्ट अपने PNL में
क्या कॉन्ट्री दिखाएगा, तो 97 करोड़ दिखाएगा, मतलब डिस्क्लोज कॉन्ट्री मेड टू पॉलिटिकल पार्टी। मतलब ये कंपनी को 97 नहीं दिखाना है, ये गलत हो जाएगा, उसको तो 100 ही दिखाना है, क्योंकि उसने इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिया, वो ट्रस्ट ने आगे जितना दिया वो ट्रस्ट के अकाउंट्स में मिल जाएगा। डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या होता है? डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में आएगा डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, पेमेंट टू अ पर्सन कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी टू अफेक्ट पब्लिक सपोर्ट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी इन अ पॉजिटिव वे। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए सपोर्ट आए, वैसा कुछ काम करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, कार्टून वगैरह बनाते हैं लोग, तो उनके मैगजीन को सब्सक्राइब वगैरह किया, तो इफ यू आर पेइंग टू दैट पर्सन, तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टी का इमेज सुधर रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो दैट इज पॉलिटिकल कंट्री। Also expenditure on advertisement in souvenir, brochure, pamphlet, etc., where such publication is by the political party or on behalf of political party or for benefit of political party. अगर कॉन्ट्रावेंशन किया इसका, तो कंपनी को फाइन लगेगा अप टू 5 times द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड। डिफॉल्टिंग ऑफिसर ऑफ दैट कंपनी, तो जेल में जाने का मौका अप टू 6 months। एंड इधर अपना भावना यूज करना, एंड fine up to 5 times the amount contributed. So section 183, contribution to national defense fund or any other fund approved by CG for the purpose of national defense. तो national defense के लिए जो भी पैसा जाएगा उसके लिए there is no restriction. 183 overrides the entire act, MOA, AOA वगैरह। Who can exercise the power? तो BOD के पास power है, और a person or authority exercising the power of BOD or of the company in general meeting. कंपनी या बीओडी का पावर अगर कोई और एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंसॉल्वेंसी में अपन ने पढ़ा था आईआरपी, आरपी, लिक्विडेटर वगैरह, जो कोई भी है, जो भी एक्सरसाइज कर रहा है, उसके पास पावर है। यू कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू द नेशनल डिफेंस फंड। डिस्क्लोज द कंट्रीब्यूशन इन दैट फाइनेंशियल ईयर्स पीएनएल अकाउंट, दैट्स द ओनली कंप्लायंस नीडेड। नो लिमिट ऑन अमाउंट टू बी कंट्रीब्यूटेड। तो 182 एंड 183 में देयर इज नो लिमिट ऑन अमाउंट, सिर्फ डिस्क्लोजर करना है। 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स, इसमें दो पार्ट। सबसेक्शन 1 बोलता है जनरल डिस्क्लोजर्स, एंड देन सेकंड सबसेक्शन आएगा वो बोलेगा स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स। सबसेक्शन 1 जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है कि तुम अगर डायरेक्टर बने हो और तुम्हारा समझो और किधर इन्वेस्टमेंट वगैरह है, तो जस्ट डिस्क्लोज दैट। सो डायरेक्टर्स शैल डिस्क्लोज देयर इंटरेस्ट इन एनी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म और एनी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब तुम्हारा कोई भी इंटरेस्ट हो ना, कोई कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी, फर्म वगैरह में, तो खाली वो डिस्क्लोज कर दो। कब? दैट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन विच ही पार्टिसिपेट्स एज अ डायरेक्टर, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, एंड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर एनी चेंजेस इन द डिस्क्लोजर्स मेड अर्लियर। पहले डिस्क्लोज किया था, अब चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल यू हैड हेल्ड 2% ऑफ रिलायंस का शेयर्स, बट अब तुम्हारे पास 3% है, तो चेंज हो गया। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर द चेंज हैपेंड, उसमें भी डिस्क्लोज कर दो। प्रोसीजर क्या है, डिस्क्लोज करना कैसे है? सो रूल 9 में लिखा है, प्रोसीजर विल बी डायरेक्टर मस्ट सेंड अ रिटन नोटिस इन फॉर्म MBP1 टू द कंपनी। डायरेक्टर मस्ट कॉज इट टू बी डिस्क्लोज एट द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में उसको डिस्क्लोज करवाना है। नोटिस मस्ट बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर 8 फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ FY ऑफ रिसीट। फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट नहीं बोला है, फ्रॉम एंड ऑफ FY ऑफ रिसीट, जो फाइनेंशियल ईयर में रिसीव हुआ उसके एंड से 8 साल तक ये नोटिस रहेगी, MBP1 वाली। इट विल बी केप्ट इन कस्टडी ऑफ CS और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय BOD। फिर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर आता है 184 सबसेक्शन 2 का, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। व्हेन डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट टू बी एंटर्ड इनटू विथ, पहला बॉडी कॉर्पोरेट इन विच ही हिमसेल्फ विथ अदर डायरेक्टर्स होल्ड्स मोर देन 2% शेयर होल्डिंग, या विथ अ बॉडी कॉर्पोरेट वेयर ही इज अ प्रमोटर, मैनेजर, CEO, या ऐसा कोई फर्म वेयर ही इज द ओनर, पार्टनर, मेंबर। मतलब समझो आई एम विजय माल्या, मैं हूं किंगफिशर एयरलाइंस का डायरेक्टर। विजय माल्या इज ऑल्सो द CEO ऑफ लेट्स से यूनाइटेड स्पिरिट्स, एक कंपनी, ठीक है। और अगर किंगफिशर और यूनाइटेड स्पिरिट्स में समझो कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है, मतलब यू आर द डायरेक्टर ऑफ किंगफिशर, यू आर ऑल्सो द CEO ऑफ एनी अदर कंपनी, यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो अगर ये दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हो रहा है ना, तो यू हैव टू स्पेसिफिकली डिस्क्लोज योर इंटरेस्ट कि हाँ भाई मैं ना दूसरी कंपनी का CEO हूँ। और भी रेस्ट्रिक्शन लगेगा इसको,
तो पहले तो व्हेन टू डिस्क्लोज, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन देखेंगे। व्हेन टू डिस्क्लोज स्पेसिफिक इंटरेस्ट अंडर 184 सबसेक्शन 2 at board meeting in which that contract or arrangement is discussed for the first time। सी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट होता है ना तो बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन होता है, ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होएगा एंड देन उसके बाद शुरू होएगा। ओके, सो जो भी बोर्ड मीटिंग है उसमें अगर तुमने इफ लेट्स से वो कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है और तुमको पता है तो तुमको पहले ही उसको डिस्क्लोज करना है एट दैट बोर्ड मीटिंग। इफ डायरेक्टर वाज नॉट इंटरेस्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किंगफिशर एयरलाइंस और यूनाइटेड स्पिरिट्स ये दोनों का ना कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका है, बट लेटर ही बिकम्स इंटरेस्टेड, मतलब उसके बाद है ना माल्या को इसका सीईओ बनाया गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया ना उसके बाद समझो वो इंटरेस्टेड हो गया, तो कोई बात नहीं, ही मस्ट डिस्क्लोज इट एट द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। जब भी ये इंटरेस्ट आया ना तुम्हारे हाथ में उसके बाद जो भी बोर्ड मीटिंग है उसमें डिस्क्लोज कर दो, नो प्रॉब्लम। रेस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन अंडर 184 सबसेक्शन 2 फॉर इंटरेस्टेड डायरेक्टर। तो नॉर्मल केसेस में डायरेक्टर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बोर्ड मीटिंग। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? तो डिस्कसिंग मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट नॉट अलाउड। वोटिंग ऑफ कोर्स नॉट अलाउड। तो डिस्कसिंग एंड वोटिंग इज नॉट अलाउड, क्योंकि वो तो हाँ ही बोलेगा ना, अगर वो दूसरे कंपनी का सीईओ है तो किंगफिशर के बोर्ड मीटिंग में वो तो हाँ ही बोलेगा, हाँ हाँ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लो, अच्छा कंपनी है, सो ही कैन नॉट पार्टिसिपेट। बट अगर एक प्राइवेट कंपनी अदर देन डिफॉल्टर कंपनी है तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन पार्टिसिपेट ओनली आफ्टर डिस्क्लोजिंग द इंटरेस्ट। मतलब अगर डिस्क्लोज किया ना तो वो पार्टिसिपेट कर पाएगा, मतलब कि वो डिस्कस भी कर पाएगा, वोट भी कर पाएगा, ओनली इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं किया। अब एक पॉइंट है 184 सबसेक्शन 2 जो है ना स्पेसिफिक डिस्क्लोजर वाला। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर वाला जो पॉइंट इट अप्लाइज टू सेक्शन 8 कंपनी व्हिच इज नॉट अ डिफॉल्टर ओनली इफ द ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज मोर देन 1 लाख। मतलब अगर ये ट्रांजैक्शन मोर देन 1 लाख का है ही नहीं तो फिर आपको 184 सबसेक्शन 2 अप्लाई ही नहीं करना इफ यू आर अ सेक्शन 8 कंपनी, मतलब नो नीड ऑफ डिस्क्लोजर्स। 184 सबसेक्शन 3 बोलता है अगर वायोलेशन किया 184 सबसेक्शन 2 का स्पेसिफिक डिस्क्लोजर का देन ट्रांजैक्शन विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी बेसिकली कभी भी आगे जाके ये बोल सकता है कि भाई मेरे को ये कैंसिल करना है ट्रांजैक्शन, प्लीज रिवर्स। 184 subsection 4 contravention of 184 subsection 1 and 2 or contravening this point furnishing of wrong info। मतलब कि अगर आपने करेक्ट इन्फो देना था, सेक्शन में बोला हुआ है यू कॉन्ट्रावीन्ड इट और तुमने रॉन्ग इन्फो दिया एंड ये जनरल एंड स्पेसिफिक डिस्क्लोजर अगर नहीं किया, उसमें कुछ झोल मारा, पेनल्टी विल बी 1 लाख फ्लैट, मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा 1 लाख भरना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल देखना, Reliance entered a contract with Tata. Now, Mr. A is a director of Reliance and 5% shareholder of Tata. तो ये तो यार दोनों ही सेक्शन में फॉल हो गया। सो ए मस्ट डिस्क्लोज द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 एंड 2, दोनों कंपनीज में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि ये जनरल में तो आता ही है, साथ साथ में स्पेसिफिक में भी ये आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्शन 185 है, चलो देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत चेंजेस आए हैं ये सेक्शन में रिसेंटली। 185 इज लोन टू डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। तो 185 सबसेक्शन 1 जो है ना वो प्रोहिबिशन बोलता है, उसके बाद सबसेक्शन 2 है ना उसमें रेस्ट्रिक्शन है एंड सबसेक्शन 3 जो है वो फ्रीली अलाउड आएगा। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो 185 सबसेक्शन 1 प्रोहिबिशन, तो कंपनी शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग अ लोन बाय बुक डेट। बुक एंट्री अपने जर्नल एंट्री देखा था ना एग्जांपल में, वो वाला। तो तुम अ कंपनी कैन नॉट गिव और कैन नॉट एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग बुक एंट्री वाला लोन एंड शैल नॉट गिव सिक्योरिटी और गारंटी, मतलब कि LSG देना नॉट अलाउड है, लोन सिक्योरिटी गारंटी। सिक्योरिटी और गारंटी विद रिस्पेक्ट टू लोन टेकन बाय, मतलब तुम किसको लोन नहीं दे सकते तो इनको, एंड तुम किसके लोन के लिए सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे सकते तो इनके लोन के लिए। ओके, तो कौन है ये लोग? तो अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी। मतलब एक कंपनी है, वो कंपनी अपने ही डायरेक्टर को या फिर डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी उसके लिए उसको लोन नहीं दे सकती या उसके लिए सिक्योरिटी और गारंटी भी नहीं दे सकता, और एनी पार्टनर और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर। यही डायरेक्टर्स जो दोनों है ना अपने कंपनी का या होल्डिंग कंपनी का, उसके कोई पार्टनर या रिलेटिव को भी नहीं दे पाओगे।
ऑल्सो एनी फर्म इन विच इट्स डायरेक्टर और डायरेक्टर्स रिलेटिव इज अ पार्टनर। मतलब अगर तुम्हारे कंपनी का जो डायरेक्टर है वो कोई दूसरे फर्म में पार्टनर है या उसका रिलेटिव पार्टनर है, तो उसको, वो फर्म को, यू कैन नॉट गिव अ लोन और यू कांट गिव एनी सिक्योरिटी और गारंटी फॉर दैट फर्म। एग्जाम्पल, Mr. A is a director of Jio and a partner of a firm named ABC and Associates. तो जियो जो है ना, जिधर वो डायरेक्टर है, जियो LSG लोन सिक्योरिटी गारंटी किसको नहीं दे सकता? मिस्टर ए को नहीं दे पाएगा, उसके रिलेटिव मतलब मिसेस ए को भी नहीं दे पाएगा, एंड एबीसी एंड एसोसिएट्स, क्योंकि वहां पर मिस्टर ए डायरेक्टर जो अपने जियो का है वही एबीसी एंड एसोसिएट्स में पार्टनर है, तो ये सब नॉट अलाउड। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर प्रोहिबिटेड में यही था, डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी या होल्डिंग कंपनी या उसका पार्टनर रिलेटिव या कोई फर्म जिसमें वो डायरेक्टर या उसका रिलेटिव पार्टनर है, सिर्फ इन लोगों को प्रोहिबिटेड है, तो यू कांट गिव अ लोन टू देम। 185 सबसेक्शन 2 बोलता है देयर आर सम रिलैक्सेशंस और रेस्ट्रिक्शंस, बोथ यू कैन कॉल इट, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन लगने वाला है। तो कंपनी शैल एडवांस अ लोन इंक्लूडिंग बुक डेट और गिव सिक्योरिटी और गारंटी विद रिस्पेक्ट टू लोन टेकन बाय any person in which director of the company is interested। मतलब अगर समझो दिस इज जियो, ठीक है, जियो का एक डायरेक्टर है ना, वो कहीं पे तो इंटरेस्टेड है, वो कहां पर इंटरेस्टेड है ना, उसके लिए 3 पार्ट्स है। अगर वो तीनों पार्ट में से किधर भी फॉल होते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके तुम लोन दे सकते हो। तो क्या है वो 3 कैटेगरी? तो एनी पर्सन इन विच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड, जैसे कि प्राइवेट कंपनी इन विच ही इज अ डायरेक्टर और मेंबर, body corporate in which that director or with along with other director holds at least 25% of total voting power, or a body corporate whose BOD MD manager is accustomed to act as per directions of BOD or director of the lender company। shadow director type, हमारे बोलने पे वो बोरोवर जो है उसका BOD MD मैनेजर काम करता है। तो अगर ऐसे 3 लोगों को तुमको लोन देना है, कौन से 3 लोग, वापस एक बार रिपीट करूंगा, प्राइवेट कंपनी जिसमें अपना ही डायरेक्टर वहां का डायरेक्टर या मेंबर है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें अपना डायरेक्टर या अपने सारे डायरेक्टर मिला के एटलीस्ट 25% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड करता है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो हमारे बोलने पे काम करता है, उसके BOD MD मैनेजर हमारे बोलने पे काम करता है। तो ये 3 कैटेगरी के लोगों को लोन दे सकते हो या सिक्योरिटी या गारंटी उनके लिए दे सकते हो, ओनली इफ SR इज पास दैट जनरल मीटिंग एंड if borrowing company uses the loans for principal business activities, जो उसका प्रिंसिपल मेन धंधा है ना, उसके लिए वो LSG वगैरह वापरना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है वो जनरल मीटिंग में होगा। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अनेक्स टू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग मस्ट इंक्लूड फुल पर्टिकुलर्स प्लस पर्पस प्लस अदर रेलेवेंट फैक्ट्स ऑफ LSG। मतलब खाली ऐसे ही तुमको नहीं लिखना है कि इसको लोन देना है, पर्पस क्या है वो सब भी लिखना है। एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज अ डायरेक्टर ऑफ जियो, Mr. A is a director of Tata Private Limited, 30% shareholder of Bata Limited, and he instructs the BOD of Ghata Limited। तो ये तीनों केस में SR needed and principal business activity के लिए यूज होना चाहिए। तो पहला था अब प्राइवेट लिमिटेड जहां पर वो डायरेक्टर या मेंबर है, मतलब टाटा, कोई ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जहां पर वो 25% और मोर वोटिंग पावर होल्ड करता है, एंड घाटा लिमिटेड जिसका BOD हमारे बोलने पे या ये डायरेक्टर के बोलने पे काम करता है। तो ये सबसेक्शन 2 रेस्ट्रिक्टेड या रिलैक्स्ड व्हाटएवर यू कॉल इट। फिर 185 सबसेक्शन 3 आता है फ्रीली अलाउड वाला। तो फ्रीली अलाउड में क्या होता है, 185 1 एंड 2 विल नॉट अप्लाई, सिंपल, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन है ही नहीं, तो फ्रीली अलाउड। तो लोन गिवन टू MD और होल टाइम डायरेक्टर pursuant to a scheme approved by special resolution at general meeting or as a part of condition of service extended to all employees। मतलब या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है तो तुम MD होल टाइम डायरेक्टर को दे सकते हो, या फिर तुम हर एक एम्प्लॉय को लोन देते हो, तुम्हारा टर्म्स ऑफ सर्विस ही वैसा है, तो ठीक है, एज पर दैट टर्म्स एंड सर्विस तुमने MD या WTD को दिया, हमको चलेगा, नो प्रॉब्लम। सेकेंड फ्रीली अलाउड चीज है लोन सिक्योरिटी गारंटी बाय अ कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस if interest rate is not less than yield prevailing on government security of 1 year, 3 year, 5 year, 10 year, whichever is closer to the tenor। इसका मतलब क्या है, समझो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, लेट्स से आई एम अ बैंक, ओके, और मैं लोन दे रहा हूँ, उसका टेनोर है समझो 10 साल, 10 नहीं, थोड़ा अलग लेते हैं, 9 साल लेते हैं, 9 इयर्स का समझो मेरा लोन है। 9 इयर्स के लोन पे अगर मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ समझो 8%, ओके, एंड बाजू में मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलता है मार्केट में
10 साल का, क्योंकि क्लोजेस्ट टू 10 और बोला है ना, तो 9 के क्लोजेस्ट में 10 ही आने वाला है। तो 10 ईयर का गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उसका यील्ड मुझे चेक करना है। अगर समझो उसका यील्ड जो है, इफ लेट्स से इट इज 8%, तो नो प्रॉब्लम, मतलब इंटरेस्ट रेट इज नॉट लेस देन द यील्ड। बट अगर समझो यही केस में इंटरेस्ट रेट जो रहेगा, लेट्स से इन दिस केस गवर्नमेंट यील्ड इज 9%, और इधर अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो लेस देन गवर्नमेंट यील्ड है, तो ये केस में नहीं चलेगा, फिर उसको क्या नॉर्मल सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सो इन दिस केस LSG वाई कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर इंटरेस्ट रेट इज नॉट लेस देन यील्ड ना, तो चलेगा, फ्रीली अलाउ। उसके बाद कंपनी अगर अपने होली ओन सब्सिडियरी को लोन सिक्योरिटी गारंटी विद रिस्पेक्ट टू एनी लोन देता है तो फ्रीली अलाउ। या कंपनी अपने सब्सिडियरी, अब होली ओन नहीं है, अब सब्सिडियरी खाली, उसको सिक्योरिटी और गारंटी देता है विद रिस्पेक्ट टू लोन बाय बैंक और FI टू द सब्सिडियरी। इसका मतलब क्या है, तो इधर लोन सिक्योरिटी गारंटी होली ओन सब्सिडियरी के लिए दो, बिंदास, नो प्रॉब्लम। लोन नहीं, बट खाली सब्सिडियरी, सॉरी, खाली S और G, मतलब सिक्योरिटी एंड गारंटी विद रिस्पेक्ट टू लोन बाय बैंक और FI टू द सब्सिडियरी, ये चलेगा। ओनली इफ लोन्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब जो मेन धंधे होते हैं अगर उनके लिए तुम वापर रहे हो तो चलेगा, फ्रीली अलाउ। फिर 184 में कॉन्ट्रवेंशन आता है, 185 सबसेक्शन 4 में। तो LSG गिवर कंपनी जो रहेगा ना इन कॉन्ट्रवेंशन 5 लाख टू 25 लाख, डिफॉल्टिंग ऑफिसर ऑफ LSG गिवर कंपनी एंड ऑल्सो रिसीवर ऑफ LSG बेनिफिट, जिसको बेनिफिट मिला ना LSG का, वो दोनों के लिए इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months, फाइन 5 लाख टू 25 लाख और बोथ। उसके बाद एग्जेम्पशंस पढ़ा था, पहली बार एग्जेम्पशंस जो है वो बहुत बड़ा है। तो इन दिस केस एग्जेम्पशंस उसको मिलेगा जिसने पहली बात तो डिफॉल्ट नहीं मारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न का। कौन कौन है, तो गवर्नमेंट कंपनी, निधि कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और तीनों में कुछ ना कुछ कंडीशन डाल के रखा है। तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए बोला है, इफ इट ऑब्टेन्स द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ CGSG दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चार्ज ऑफ इट बिफोर गिविंग LSG देने के पहले अगर अप्रूवल ले लिया ना वही डिपार्टमेंट वगैरह का, तो ठीक है, यू नीड नॉट अप्लाई द होल सेक्शन। निधि कंपनी, इफ लोन इज गिवन टू डायरेक्टर और हिज रिलेटिव ओनली इफ, मतलब कि तुमको ये सेक्शन किसके लिए नहीं यूज करना है, अगर लोन डायरेक्टर या उसके रिलेटिव को दिया है ना, तो डोंट अप्लाई दिस सेक्शन, ओनली इफ बोरोवर इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। निधि कंपनी का तो काम ही है लेंडिंग बोरोइंग, वो भी अमंग मेंबर्स, तो जो बोरोवर है वो मेंबर होना चाहिए। ट्रांजैक्शन इज डिस्क्लोज इन द एनुअल अकाउंट्स एंड शेयर होल्डर इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड, अगर ये 3 केस हो रहा है फॉलो, तो लोन गिवन टू डायरेक्टर और रिलेटिव ये है अलाउड, फ्रीली अलाउड, मतलब उसको 186 अप्लाई नहीं करेगा। And a private company, if no body corporate has invested in the company's capital, private company में किसी ने invest नहीं किया है, if there is no default on existing borrowing, and if borrowing from bank FI or body corporate, मतलब कोई भी टाइप का प्राइवेट कंपनी ने अगर समझो बोरोइंग किया है फ्रॉम बैंक FI और बॉडी कॉर्पोरेट, दैट इज लेस देन ट्वाइस इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और 50 crores whichever is low, मतलब पहले 2 टाइम्स पेड अप शेयर कैपिटल निकालो, फिर 50 करोड़ के साथ कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर। अगर उससे भी कम है मेरा बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक FI बॉडी कॉर्पोरेट, तो इन दैट केस चलेगा, मुझे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 188 LISG बाय अ कंपनी, ये टाइटल है। LISG का मतलब होता है लोन, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, गारंटी। लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना, किसी के लोन के लिए सिक्योरिटी देना या किसी के लोन के लिए गारंटी देना। ओके, तो 186 सबसेक्शन 1 बोलता है इन्वेस्टमेंट बाय अ कंपनी के ऊपर, मतलब सिर्फ आई वाला पॉइंट जो है ना इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में। अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड, अ कंपनी इज नॉट परमिटेड टू इन्वेस्ट थ्रू मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। आप 2 ही लेयर के इन्वेस्टमेंट कंपनीज बना सकते हो, जैसे रिलायंस ने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी, कंपनी नंबर 1, फिर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी नंबर 1 ने कंपनी नंबर 2 खोला, दैट्स इट, स्टॉप। इसके आगे तीसरे वाले पे गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, दैट वोंट बी अलाउड। तो ये है अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब, अगर कहीं पे और कुछ लिखा है तो वो फॉलो करो, नहीं तो फिर ये। अपन ने देखा था लास्ट क्लास में कंपनीज रेस्ट्रिक्शन ऑन लेयर रूल वाला देखा था पॉइंट, उसमें यही सेम लिखा था, उसमें सब्सिडियरी लिखा था। तो कोई भी कंपनी है ना, वो 2 लेयर ऑफ सब्सिडियरी के ऊपर नहीं जा सकती, और उसमें अगर होली ओन सब्सिडियरी का लेयर है तो उसको हम काउंट नहीं करते थे। ओके, अब ये जो है
टू और मोर लेयर वाला रूल, ये किसको अप्लाई नहीं करेगा, उसके लिए दो एक्सेप्शन है नीचे. बट बिफोर दैट, इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है? तो इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी whose principal business is acquisition of shares, debentures और other securities. मतलब बेसिकली ये क्या करता है, खाली शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज खरीदता है, बस इसका वही धंधा है. या फिर कोई ऐसी कंपनी whose investments in shares, debentures or other securities are at least 50% of total assets or investment income is at least 50% of gross total income. तो कोई भी, या तो उसका मेन बिजनेस ये है, या फिर समझो मेन बिजनेस वो नहीं होगा, बट इन्वेस्टमेंट करते करते उसने 50% ऑफ एसेट्स या इनकम इन्वेस्टमेंट का बना लिया. 186 सबसेक्शन 1 विल नॉट अप्लाई, मतलब वो जो टू लेयर वाला रूल है, इट वोंट अप्लाई इफ अ कंपनी acquires a company incorporated outside India that has investment subsidiaries beyond 2 layers as per laws of other country. मतलब रिलायंस ने वो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी नंबर 1 और फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी नंबर 2 इधर तक आके उसको रोकने बोला था ना, अब समझो उसने क्या किया, एक फॉरेन कंपनी अक्वायर कर ली. फॉरेन कंपनी मतलब बाहर इनकॉर्पोरेटेड वगैरह होगा एज पर यूएस लॉ, तो ये यूएसए की कंपनी है. अब यूएसए का लॉ क्या बोलता रहेगा कि इसके अंडर इन्वेस्टमेंट कंपनी नंबर 1, 2, 3 ये सब अलाउड है. तो यूएस के लॉ के हिसाब से अलाउड है ना, तो चलेगा, यू कैन अक्वायर दिस फॉरेन कंपनी, नो प्रॉब्लम. एक और, इट वोंट अप्लाई टू अ सब्सिडियरी कंपनी इफ इट वांट्स टू हैव इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी कंपनी फॉर मीटिंग एनी लॉ और रेगुलेशन. कोई लॉ या रेगुलेशन में बोला रहेगा कि तुमको इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी वगैरह बनाना है, तो फिर तुमको यू कैन मेक दैट, ये लॉ तुमको रोकेगा नहीं. प्रोबेबली एएमसी वगैरह के लिए ये सब काम आता है. फिर 186 सबसेक्शन 2 जिसमें लिमिट है, लिमिट परमिसिबल फॉर एलएसजीए, लसगा. LSGA again, LISG, LSGA almost similar है. Loan, security guarantee and acquisition of securities. Okay. तो loan to anyone other than employee, security or guarantee with respect to loan taken by anyone and acquisition of securities of a body corporate. ये चारों के लिए लिमिट बोला है, it cannot exceed 60% of paid up share capital plus free reserves plus securities premium और 100% of free reserves plus securities premium whichever is higher. तो जो भी हायर है ना ये दोनों में से, उसके ऊपर एलएसजीए का टोटल नहीं जा सकता. अच्छा, लोन जो है उसमें एम्प्लॉइज का मत काउंट करना, लोन टू एम्प्लॉइज को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे. तो बेसिकली अगर दोनों सेक्शन को कंबाइन करें, पहले वाला और अभी वाला, तो लोन टू एमडी और होल टाइम डायरेक्टर इज अलाउड एज पर 185. उसमें लिखा था परसुएंट टू अ स्कीम एज पर स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के नाम पे. लोन टू डायरेक्टर्स तो नॉट अलाउड है, प्रोहिबिटेड है, वो भी 185 ने बोला था. लोन टू एम्प्लॉइज जो है यहाँ पर उसको एक्सक्लूड कर दिया, मतलब वो भी अलाउड हो जाएगा 186 के द्वारा. एंड ऑल्सो देर इज नो लिमिट, तो यहाँ पर लिमिट में हम उसको काउंट नहीं करेंगे एम्प्लॉय वाले को. फिर 186 सबसेक्शन 3 जो है वो बोलता है कि ऊपर वाला लिमिट एक्सीड किया ना, एग्रीगेट एलएसजीए above the limit under 186 subsection 2, then SR must be passed at the general meeting. SR में you have to mention the total amount up to which BOD can make लसगा. लसगा के लिए टोटल अमाउंट भी उसमें मेंशन करके देना होगा. बट नो स्पेशल रेजोल्यूशन इज नीडेड इन 2 केसेस. पहला, इफ अ कंपनी इज मेकिंग एलएसजी टू होल्ली ओन सब्सिडियरी और जॉइंट वेंचर, या फिर होल्डिंग कंपनी जो है इट इज मेकिंग एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन होल्ली ओन सब्सिडियरी. मतलब कोई कंपनी में 100% अगर अक्वायर करने जा रहा है तो अगर तुमको होल्ली ओन सब्सिडियरी बनानी है या डब्ल्यूएस या जेवी को एलएसजी देना है, तो इन दैट केस नो एसआर विल बी नीडेड, क्योंकि अपना ही कंट्रोल है ना सामने वाले पे. But disclose the LASGA in your financial statements as provided under 186 subsection 4 along with its purpose. वही बोलता है 186 subsection 4, जो भी LASGA रहेगा सब डिटेल्स डिस्क्लोज करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. फिर आता है यूनानिमस बोर्ड अप्रूवल एंड पीएफआई अप्रूवल वाला पॉइंट, विच इज 186 सबसेक्शन 5. बोलता है एनी एलआईएसजी शैल बी मेड ओनली आफ्टर पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग विद कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट बोर्ड मीटिंग. मतलब यूनानिमस, सबको हाँ बोलना है. And also after obtaining prior approval of PFI, Public Financial Institution, from which loan is already subsisting. But इधर बोला है कि no need of PFI approval if LISG does not exceed the limit under 186 subsection 2 and if there is no default in repayment to PFI. अगर लिमिट एक्सीड नहीं कर रहा है, साथ साथ में डिफॉल्ट भी नहीं हुआ है, तो PFI का अप्रूवल मत लो, सिर्फ यूनानिमस बीआर ले लो और खत्म कर दो. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि लिमिट एक्सीड किया तो ही यूनानिमस बीआर चाहिए. यूनानिमस बीआर हमेशा चाहिए, लिमिट एक्सीड हुआ हो या नहीं हुआ हो. ओके.
तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दिया है लसगा और LISG वॉट एवर यू कॉल इट, एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड, अगर अप टू लिमिट रहेगा ना तो यूनानिमस BR एट BM चाहिए प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर। अगर मोर देन ये लिमिट जाता है तो 4 कंप्लायंस, यूनानिमस BR एट BM, स्पेशल रेजोल्यूशन एट GM, PFI अप्रूवल, FS डिस्क्लोजर, ये सब चाहिए रहेगा। फिर 186 सबसेक्शन 7 इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ बोलता है, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो भी तुम लोन दे रहे हो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इट शैल नॉट बी लोअर देन, मतलब एटलीस्ट इट शुड बी जीसेक के यील्ड के बराबर। कौन सा जीसेक का यील्ड? तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर क्लोजेस्ट टू द टेनोर। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा लोन जो है वो 9 ईयर्स का है तो 9 ईयर्स के लोन का इंटरेस्ट रेट जो रहेगा ना दैट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन GSEC yield of 10 year security, क्योंकि 10 year सबसे क्लोजेस्ट आता है 9 के। ओके, दिस वोंट अप्लाई, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है shall not be lower than yield, it shall not apply to a section 8 कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं मारा, in which CG और SG is holding 26% or more of paid up share capital for loans। for loans मतलब ये जो पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऐसी सेक्शन 8 कंपनी को तो अप्लाई नहीं करने वाला जिसमें CG SG ने 26% रखा है, बट कौन से ट्रांजैक्शन के लिए अप्लाई नहीं करेगा? तो फॉर लोन्स given to fund industrial research and development projects as per its MOA objects। in case अभी कभी कभी क्या होता है कि जो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहता है ना, कभी कभी उसका इफेक्टिव यील्ड या ROI जो है ना इट इज मोर देन द नॉर्मल यील्ड्स जो टैक्स फ्री नहीं है। तो क्वाइट पॉसिबल समझो इधर 8% यील्ड है, इधर 7% यील्ड है, तो अगर तुमने 7.5 रखा ना तुम्हारा ये इंटरेस्ट रेट, तो देर इज नो वायलेशन इफ द लोन इंटरेस्ट ऑन लोन इज 7.5। मतलब कोई तुमको ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारा जो नॉर्मल यील्ड है वो 7 है, इसके ऊपर तो आया है 7.5, बट टैक्स फ्री यील्ड 8% है तो तुमको 8 और मोर रखना है, तो ऐसा तुमको कोई नहीं बोल सकता। इधर 8 नहीं, इधर हम 7 ही कंसिडर करेंगे। मतलब टैक्स फ्री का अगर ज्यादा यील्ड आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लोन का इंटरेस्ट भी बढ़ा दें। ओके, सो चलेगा, ये जो 7 है ना उसको कंसिडर करो, नो प्रॉब्लम। 186 subsection 8, company cannot give lasga if there exists a default on repayment of deposits or interest। मतलब तुम खुद ही अगर डिफॉल्ट कर रहे हो तो you can't give lasga। 186 subsection 9, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एज पर रूल 12। इजी है, एक रजिस्टर मेंटेन करने का रहेगा MBP 2 में। तो एवरी कंपनी गिविंग लसगा shall maintain register in form MBP 2 manually और इलेक्ट्रॉनिक मोड में at registered office of company, make separate entries for लसगा within 7 days of transaction। अच्छा, ऑथेंटिकेट साइन कौन करेगा? CS नहीं तो पर्सन ऑथराइज्ड बाय BOD। प्रिजर्व द रजिस्टर परमानेंटली इन द कस्टडी, किसका? तो CS अगेन या फिर पर्सन ऑथराइज्ड बाय BOD। एंड कॉपीज जो रहेगा इट कैन बी प्रोवाइडेड टू शेयर होल्डर्स। फीस कितना रहेगा कॉपी का? एज पर AOA बट कांट एक्सीड 10 पर पेज, चिंदीगिरी है, ठीक है। फिर 186 सबसेक्शन 10, रजिस्टर सेम एज अबव, रूल 12 जो पढ़ा ना MBP 2 वही सेम 186 सबसेक्शन 10 में भी लिखा है, एंड इट शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय मेंबर्स। फिर 186 सबसेक्शन 11, एक्सेप्ट 186 सबसेक्शन 1 दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग। मतलब 186 सबसेक्शन 1 जो है ना वो अप्लाई करेगा, सबसेक्शन 2 ऑनवर्ड्स इट वोंट अप्लाई। किसको किसको? तो LISG बाय banking company, insurance company, housing finance company in ordinary course of business, and a company having business of financing industrial enterprises or business of providing infra facility। मतलब इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को ये फाइनेंस करता है या इंफ्रा का फैसिलिटी देता है या बैंकिंग, इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस है, तो इन सबको सिर्फ 186 सबसेक्शन 1 अप्लाई करेगा, बाकी पूरा सेक्शन नॉट एप्लीकेबल। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट बाय, मतलब अब LISG नहीं, अब सिर्फ आई बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, सेम डेफिनेशन जो अपन ने पढ़ा। आई जैसे कि मेड इन राइट शेयर्स अंडर 62 सबसेक्शन 1, अगर तुमको राइट शेयर्स मिलता है ना तो इट इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट एंड प्रोबेबली प्रॉफिट होने वाला है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना है ना तो चलेगा, ये सेक्शन अप्लाई मत करो। एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय RBI रजिस्टर्ड NBFC उस प्रिंसिपल बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंपनी का धंधा ही वो है, NBFC एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज का ही धंधा है, एंड एक हो गया राइट शेयर्स। तो ये सब के लिए पूरा सेक्शन अप्लाई मत करना, सिर्फ 186 सबसेक्शन 1 अप्लाई करने का। फिर आता है 186 सबसेक्शन 6, ये सेबी रजिस्टर्ड लोगों के लिए है। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटर कॉर्पोरेट लोन्स और डिपॉजिट्स बाय कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12
of SEBI Act 1992 in excess of the limits specified in regulations made for those companies. मतलब म्यूचुअल फंड है, स्टॉक ब्रोकर है, सब ब्रोकर है वगैरह, ये लोग के लिए अलग अलग रेगुलेशन बनते हैं, तो वो लोग वो रेगुलेशन में जो भी लिखा रहेगा ना उसके ऊपर दे कांट डू LISG वगैरह, एंड दे शुड डिस्क्लोज LISG मतलब लोन डिपॉजिट वगैरह इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है. 186 सबसेक्शन 13 कॉन्ट्रावेंशन वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनी ने कॉन्ट्रावेन किया तो 25,000 से लेके 5 लाख. ऑफिसर इन डिफॉल्ट ने किया तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन 25,000 टू 1 लाख. इधर एंड आ गया मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गया. और 186 जो पूरा अपन ने पढ़ा, नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी एंगेज्ड इन डिफेंस प्रोडक्शन and any government company other than listed company when it obtains approval of ministry or department of CGSD in charge before doing this LISD. बट हाँ, दोनों ने डिफॉल्ट नहीं किया हुआ होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न्स में. सेक्शन 187 इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम. अगर तुमने कोई प्रॉपर्टी लिया है तो वो खुद के नाम पे रखना, किसी और के नाम पे मत डाल देना, ये बोलने का ट्राई कर रहे हैं. All investments made by the company in property, security, etc. shall be made and held in its own name. मतलब और किसी के नाम मत करना वो. But of course there are exceptions. तो पहला exception है company can hold shares in a subsidiary in the name of nominees just to ensure minimum number of members are present. याद करो पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर चाहिए मिनिमम. समझो अगर तुमको एक होली ओन सब्सिडरी बनानी है तो होल्डिंग कंपनी इज द ओनली शेयर होल्डर ऑफ होली ओन सब्सिडियरी जो पैसा डालता है, बट और 6 लोग होंगे जो नॉमिनीज होंगे ताकि वो 7 शेयर होल्डर्स का जो लिमिट है पब्लिक कंपनी में वो पूरा हो जाए. तो 6 लोग है नॉमिनी लोग, मतलब पैसा होल्डिंग कंपनी का है, नाम किसी और का है. सो दैट इज ओके, वो 6 नॉमिनी के नाम पे तुम रख सकते हो इफ नंबर ऑफ मेंबर्स का जो रूल है वो सेटिस्फाई करना है तो. सेकेंड है कंपनी कैन डिपॉजिट शेयर सिक्योरिटीज विथ बैंकर्स फॉर इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्शन. इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्शन अभी पहले के जमाने में ऐसा होता था, फिजिकल सर्टिफिकेट देने का बैंक को और बैंक तुम्हारे लिए डिविडेंड कलेक्ट करके लाएगा. अब तो ठीक है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. कंपनी कैन डिपॉजिट इट विद बैंकर्स, SBI और एनी शेड्यूल्ड बैंक्स, any shares and securities for the purpose of transfer. Again आज के तारीख में ये वैलिड नहीं है, पहले ट्रांसफर के लिए भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट जाके देने का बैंक को एंड देन बैंक विल गिव इट टू द बायर एंड बाद में तुमको पैसा मिलता था. If not transferred in 6 months, then shares or securities must be retransferred to the company in its own name as soon as possible. तो 6 महीने तक का टाइम है वो बैंक को आगे ट्रांसफर कर देने का, नहीं किया तो वापस आ जाएगा. कंपनी कैन deposit or transfer shares or securities as a security for loan repayment or any performance obligation. मतलब गिरवी रख सकते हो बेसिकली, तो गिरवी रखा तो दूसरे के नाम पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. एंड कंपनी कैन होल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन द नेम ऑफ डिपॉजिटरी व्हेन इट इज अ बेनिफिशियल ओनर. मतलब कंपनी ओन्स द शेयर्स बेनिफिशियली, बट डिपॉजिटरी जो होगा वो उसके लिए होल्ड करेगा. तो डीमैट अकाउंट जो रहता है NSDL CDSL वगैरह के साथ, उसका बात हो रहा है. For your info, NSDL CDSL will hold shares for the company in demat form and company is the beneficial owner. मतलब आएगा कंपनी को ही सब कुछ benefits. Now, when shares and securities are held by depository for a company, तो रूल 14 अप्लाई कर जाता है, which states रजिस्टर मेंटेन करना होगा इन फॉर्म MBP3. If you remember, अपन ने अभी तक MBP1 पढ़ा था, which was in section 184 disclosure of interest में. फिर MBP2 पढ़ा था 186 में, वो LISG वगैरह लसगा वगैरह उसमें. अब ये MBP3 आया है. MBP4 भी वेरी सून आने वाला है 189 में. तो MBP3 का क्या सीन है, वेरी सिंपल. मेंटेन एट रजिस्टर्ड ऑफिस, कस्टडी किसके कस्टडी में होगा एंड कौन ऑथेंटिकेट साइन वगैरह करेगा, CS और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय BOD, अगर CS नहीं है तो. Preserve it permanently and free inspection by members or debenture holders is allowed during business hours. Free मतलब कोई भी पैसा वगैरह नहीं लेने वाले. AOA और द कंपनी इन जनरल मीटिंग में पुट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. इंस्पेक्शन वगैरह के रिलेटेड कुछ रेस्ट्रिक्शन डालना है तो डाल सकते हैं. तो 187 को कॉन्ट्रावीन किया तो कंपनी को फ्लैट 5 लाख का पेनल्टी भरने का मौका एंड डिफॉल्टिंग ऑफिसर को फ्लैट 50,000 पेनल्टी भरने का मौका. याद रखना फ्लैट पेनल्टी है, नो मिनिमम नो मैक्सिमम. 188 जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, उसमें रिलेटेड पार्टी का जो डेफिनेशन है वो स्टडी मटेरियल से अपन ने देखा था. तो 2 सबसेक्शन 76 जो है वो उसके बारे में बात करता है. सो फर्स्ट लेट्स चेक दैट. 2 सबसेक्शन 76 रिलेटेड पार्टी को डिफाइन करता है. विथ रेफरेंस टू अ कंपनी, कौन कौन उसका रिलेटेड पार्टी है, तो डायरेक्टर उसका रिलेटिव,
KMP उसका रिलेटिव, फर्म जहां पर अपना डायरेक्टर मैनेजर या उनका रिलेटिव कौन है, पार्टनर है, या एक प्राइवेट कंपनी जहां पर अपना डायरेक्टर या मैनेजर या रिलेटिव क्या है, मेंबर या डायरेक्टर है। ऐसा कोई पब्लिक कंपनी जिसमें अपना डायरेक्टर या मैनेजर डायरेक्टर है एंड होल्ड्स along with relatives कितना, more than 2% of paid up share capital। फिर any body corporate whose BOD MD manager is accustomed to act in accordance with advice direction or instruction of our director और मैनेजर, मतलब अपने डायरेक्टर या मैनेजर किसी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, शैडो डायरेक्टर टाइप कॉन्सेप्ट। ऑल्सो उल्टा भी, एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन आवर डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम्ड टू एक्ट। तो हमारे डायरेक्टर या मैनेजर किसी और को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या कोई और हमारे डायरेक्टर मैनेजर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, बोथ केसेस आर कवर्ड, तो वो अपना रिलेटेड पार्टी हो गया। बट ये दोनों पॉइंट में अगर कोई तुमको डायरेक्ट कर रहा है इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, जैसे कि तुम्हारा CA या कोई लॉयर वगैरह, कंसल्टेंट वगैरह, तो दैट इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी। ओके, अदर देन दैट अगर कोई तुमको इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट इज अ रिलेटेड पार्टी। फिर एक और है, any body corporate which is your holding company, subsidiary company, associate company, which is subsidiary of a holding company to which you are also subsidiary। मतलब एक होल्डिंग कंपनी की दो सब्सिडियरीज है, तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी है। इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर ऑफ द कंपनी, मतलब एक कंपनी है जो इन्वेस्टिंग कंपनी है और एक अपना कंपनी है, उसने एसोसिएट बना के रखा है, समझो 25%, एसोसिएट मतलब 20 से ज्यादा होता है, तो समझो 25% डाला है, तो ये इन्वेस्टिंग कंपनी या वेंचरर बोलते हैं इसको, वो एसोसिएट कंपनी हमको बना रहा है, तो ये मेरा रिलेटेड पार्टी हो गया। ओके, फिर जो 8th वाला पॉइंट है, 8th वाला जो था सब्सिडियरी वगैरह वगैरह, तो क्लॉज 8 विल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी जिसने डिफॉल्ट वगैरह नहीं मारा है। फिर रिलेटिव का मीनिंग क्या है, तो रिलेटिव के मीनिंग में ऐसा आता है कि इफ आई एम, लेट्स से इफ आई एम एन इंडिविजुअल, तो मेरे HUF के जितने भी मेंबर्स हैं हम सब रिलेटिव्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ आर रिलेटिव्स, एंड इफ यू आर एन इंडिविजुअल तो तुम्हारे ऊपर वाले मतलब मदर फादर इंक्लूडिंग स्टेप मदर स्टेप फादर, तुम्हारे नीचे वाले मतलब सन एंड डॉटर, सन में है ना स्टेप सन इंक्लूड करना, बट डॉटर में नहीं लिखा है, तो यहाँ पर स्टेप नहीं, आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट रिटन। फिर सन की वाइफ, डॉटर का हस्बैंड, तो ये दोनों का प्यार, ब्रदर सिस्टर, अगेन स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर इंक्लूडेड, तो यहाँ पर ब्रो एंड सिस, तो ये पूरा अशोका चक्र बन गया। तो ये होते हैं रिलेटिव्स, जो अपन ने ऊपर वाले आंसर में देखे ना, अपना डायरेक्टर उसका रिलेटिव, अपना KMP उसका रिलेटिव, ये सब मेरे रिलेटेड पार्टीज हो गए। ओके, सो ये 276 277 डेफिनेशंस जो है स्टडी मटेरियल्स है। उसके बाद वापस अपने 188 पे आएंगे, वी विल बिगिन 188 नाउ। 188 में जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो साइलारू वाले होने चाहिए, देन ओनली दिस सेक्शन विल अप्लाई। साइलारू साइलारे जो सॉन्ग था, तो साइलारू पहला सेल परचेज सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल्स, सेकंड सेल डिस्पोजल परचेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, फिर लीजिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, फिर अवेलिंग और रेंडरिंग एनी सर्विस। फिर अगेन ए आता है अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट फॉर S1 S2 A1। S1 S2 A1 मतलब ये गुड्स वाला, ये प्रॉपर्टी वाला एंड ये सर्विसेज वाला, लीजिंग के लिए एजेंट वगैरह का नहीं होता है। फिर RP's अपॉइंटमेंट एट ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन दैट कंपनी, सब्सिडियरी और एसोसिएट, एंड यू अंडरराइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव्स ऑन दैट सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। तो ये साइलारू में फॉल होता है, तो RPT माना जाएगा। ऑफ कोर्स रिलेटेड पार्टी भी होना चाहिए उसमें, बट दीज ट्रांजैक्शंस विल बी चेक्ड कि उसमें रिलेटेड पार्टी है या नहीं। व्हाट इज ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, तो वेयर सच ऑफिस इज हेल्ड बाय अ डायरेक्टर, अपना डायरेक्टर अगर होल्ड कर रहा है वो ऑफिस, तो इफ द डायरेक्टर रिसीव्स रेम्यूनरेशन ओवर एंड अबव इज एंटाइटल्ड रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ फी, सैलरी, कमीशन, परक्विजिट्स, जो भी बोलो, इसमें वो सब भी आता है, इनकम टैक्स वाला, रेंट फ्री, फर्निश अकोमोडेशन, अनफर्निश अकोमोडेशन वगैरह वगैरह सब आता है इसमें। तो अगर उसको रेम्यूनरेशन ओवर एंड अबाउ मिल रहा है तो वो ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट हो गया। वैसे ही समझो ऑफिस इज हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल अदर देन डायरेक्टर, या हेल्ड बाय फर्म, प्राइवेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, देन इफ दैट इंडिविजुअल, फर्म, प्राइवेट कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट रिसीव्स एनी रेम्यूनरेशन, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लेस प्लेस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। समझो मैंने किसी फर्म को एक कमीशन एजेंट के तौर पे अपॉइंट किया, या एक समझो बॉडी कॉर्पोरेट है, उसको मैंने ऐसा एक कमीशन देने का ये किया है, आई हैव ऑफर्ड देम
एजेंसी और समथिंग लाइक दैट, तो इन दैट केस अगर वो रिलेटेड पार्टी निकला तो ऑफकोर्स वो आरपीटी में फॉलो होएगा ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट के केस में। फिर आता है फोर्थ प्रोविजो डायरेक्टली। फोर्थ प्रोविजो बोलता है नो अप्रूवल्स आर नीडेड फॉर आरपीटीज एट एएलपी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो भी एएलपी पे लेते हैं उसके लिए जरूरत नहीं होगा। एएलपी अगर नहीं है तो आइदर शेयर होल्डर्स अप्रूवल और बीओडीज अप्रूवल, ऐसा होता है। तो याद रखना, अगर एएलपी पे है तो नो अप्रूवल्स विल बी नीडेड, अगर एएलपी पे नहीं है तब जाके अप्रूवल आएगा या तो शेयर होल्डर का रूल 15 सब रूल 3 के हिसाब से, या फिर शेयर होल्डर या फिर बीओडी का। तो रूल 15 सब रूल 1 बोलता है ट्रांजैक्शन विद आरपी नॉट एट एएलपी एंड नॉट रिक्वायरिंग शेयर होल्डर अप्रूवल विल नीड प्रायर कंसेंट ऑफ बोर्ड अप्रूवल या बीओडी बाय बीआर एट बीएम। तो बोर्ड अप्रूवल लगेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग के द्वारा, सर्कुलेशन नहीं चलेगा। तो शेयर होल्डर का अगर लगने वाला है तो उनका ले लो, अगर उनका नहीं लगने वाला है तो बीओडी का लेना पड़ेगा। ओके, 15 सब रूल 1 वही जो अभी अपन ने ऊपर देखा। तो ये जो बोर्ड मीटिंग बीओडी का अप्रूवल वगैरह चाहिए, तो एजेंडा जो रहेगा ना बोर्ड मीटिंग का उसमें ये इंक्लूड करना है। फॉर द फर्स्ट टाइम एजेंडा यहाँ पर कंपलसरी लिखा है, नेम ऑफ आरपी, रिलेशन विद दैट आरपी, नेचर, ड्यूरेशन, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एडवांस कोई पेड रिसीव्ड होगा तो वो, प्राइसिंग एंड एनी अदर फैक्टर्स एंड एनी अदर रेलेवेंट इन्फो, ये सब तुमको एजेंडा पे लिखना होगा सो दैट अदर डायरेक्टर्स आर प्रिपेयर्ड एंड दे नो कि क्या चीज पे वोट होने वाला है। फिर रूल 15 सब रूल 2 आता है, interested director shall not be present at board meeting during discussion on resolution with respect to that RPT। ये तो अपने को पहले से ही पता है कि वो पार्टिसिपेट वगैरह नहीं कर पाएगा, वो वोट नहीं कर पाएगा। फर्स्ट प्रोविजो टू 188 सबसेक्शन 1 बोलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, if value of RPT violates the limits specified in rule 15 sub rule 3 then prior approval of company by ordinary resolution will be needed। अभी से एक्ट में ऑर्डिनरी लिखते ही नहीं है, डायरेक्ट रेजोल्यूशन लिखते हैं, तो इट्स ओके, ओआर लिखो या रेजोल्यूशन लिखो, एनीथिंग इज फाइन। तो वो लिखा है 15 सब रूल 3 में, तो ओआर विल बी नीडेड फॉर द फॉलोइंग। तो ये कौन से है, तो अपने साइलारू जो अपन ने पढ़ा था वही सेम है। तो S1 प्लस A2 सब में एजेंट ऐड कर देंगे तीनों में। तो सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ मटेरियल्स और गुड्स, यहाँ पर गुड्स भी है, डायरेक्टली और वाया एजेंट। एंड ऑल ट्रांजैक्शन लेना एग्रीगेट पर फाइनेंशियल ईयर, इफ इट इज एटलीस्ट 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी तो ओआर लगेगा, 10% और मोर रहेगा तो ओआर लगेगा। टर्नओवर वगैरह लास्ट ईयर का देखने का, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फिर S2 क्या था, सेल, परचेज, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, अगेन डायरेक्टली और वाया एजेंट पूरे साल का, 10% और मोर ऑफ अब नेटवर्थ है। फिर L से आएगा लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पर एजेंट वगैरह नहीं है, 10% और मोर ऑफ अगेन टर्नओवर ऑफ द कंपनी। फिर A1 A2 है तो अवेल और रेंडर सर्विसेज डायरेक्टली और वाया एजेंट, तो कैसे भी करो डायरेक्टली एजेंट, पूरा साल मिला के 10% और मोर ऑफ अगेन टर्नओवर। तो टर्नओवर फिर नेटवर्थ फिर टर्नओवर, इधर तक ठीक था, एटलीस्ट था सब जगह पे। बट अब आएगा ग्रेटर देन, तो आरपीज अपॉइंटमेंट एट प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन दैट कंपनी सब्सिडियरी एसोसिएट, तो मोर देन 2.5 लाख पर मंथ रहेगा ना तो ही अप्रूवल लगेगा, मतलब इक्वल टू 2.5 लाख रहेगा ना तो नो अप्रूवल नीडेड, याद रखना। तो इधर नो अप्रूवल नीडेड मतलब क्या, शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं चाहिए, मतलब बीओडी का अप्रूवल चाहिए, ये भी याद रखना। तो एएलपी पे नहीं होगा तो शेयर होल्डर का अप्रूवल अगर नहीं चाहिए तो बीओडी का लगेगा। सिमिलरली अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज वगैरह, तो उसके ऊपर जो भी पेमेंट उसको जाएगा, मोर देन 1% ऑफ नेटवर्थ ऑफ द कंपनी रहेगा तो अगेन शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा। नेटवर्थ टर्नओवर वगैरह ऑफ लास्ट ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अ मेंबर हु इज रिलेटेड पार्टी शैल नॉट वोट ऑन अबव कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर तुम एक शेयर होल्डर हो और तुम रिलेटेड पार्टी हो तो यू कैन नॉट वोट ऑन दी अबव कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सेकंड प्रोविजन ने बोला है ऑफ 188 सबसेक्शन 1। बट दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन, दिस वोंट अप्लाई इफ 90% और मोर ऑफ मेंबर्स आर आइदर रिलेटेड पार्टीज और रिलेटिव्स ऑफ द प्रमोटर्स। तो अंदर वाले ही लोग हैं सब 90% लोग, तो दे कैन वोट। ऑल्सो एक और एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर जो है ना, इफ अ मेंबर इज रिलेटेड पार्टी देन ही कैन नॉट वोट, ये गलत है। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर लिखा है, आरपी मीन्स ओनली विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच ओआर इज सॉट। मतलब if Mr. A is related party of Tata but not related with respect to a property sale transaction, मतलब कंपनी जो है ना उसका रिलेटेड पार्टी है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दोनों रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। मिस्टर बी के साथ प्रॉपर्टी सेल का ट्रांजैक्शन हुआ है कंपनी का, बट ए भी तो रिलेटेड पार्टी है, बट नॉट इन दिस ट्रांजैक्शन ना, प्रॉपर्टी सेल के ट्रांजैक्शन में कौन रिलेटेड है, ओनली बी। तो ए वैसे रिलेटेड होगा, प्रोबेबली वो डायरेक्टर होगा,
तो A is related but not in that transaction, तो can he vote? Yes, he can vote. फिर फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो जो देखा ना, फर्स्ट प्रोविजो क्या था? फर्स्ट प्रोविजो मतलब वो पूरा का पूरा टेबल अगर वो वायोलेट करता है लिमिट तो OR चाहिए रहेगा 10% वाला। एंड सेकंड प्रोविजो क्या है? तो अभी अपन ने देखा कि वो वोट वगैरह नहीं कर पाएगा इफ ही इज रिलेटेड। ये दोनों विल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड विद गवर्नमेंट CGST एंड टू अ गवर्नमेंट कंपनी अदर देन लिस्टेड विद रिस्पेक्ट टू दोज कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके लिए अप्रूवल मिल चुका है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का। अगर डिफॉल्ट नहीं किया रहेगा तो बाय डिफॉल्ट है वो तो। एंड सेकंड प्रोविजो वोटिंग वाला जो है डज नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं मारा है। ओके, और भी है फिफ्थ प्रोविजो, तो होल्डिंग एंड होली ओन सब्सिडियरी के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो फिफ्थ प्रोविजो बोलता है no need of shareholder approval if accounts of wholly owned subsidiary are consolidated and placed before the shareholders of the holding company at general meeting। तो उनको कोई भी अप्रूवल वगैरह का जरूरत नहीं होगा क्योंकि कंसोलिडेटेड है, अपना ही कंपनी है, होली ओन सब्सिडियरी, इन दोनों में ट्रांजैक्शन हुआ भी तो भी ठीक है, एक ही अकाउंट बनने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। 15 सब रूल 3 बोलता है if holding company passes ordinary resolution then wholly owned subsidiary need not pass ordinary resolution for any transaction between these two। समझो अगर वो पास कर रहा है, ओके, इन एनी केस अगर समझो OR पास कर रहा है होल्डिंग कंपनी, तो WS का जरूरत नहीं है, WS का एक ही तो शेयर होल्डर है होल्डिंग कंपनी खुद, तो फॉर्मेलिटी मत करो। 188 subsection 3 contract shall be voidable at the option of company or BOD। तो if a contract is entered by director or employee without obtaining the approval of BOD or shareholder as the case may be, and if not ratified by BOD or shareholder in 3 months from date of transaction, मतलब तुमने RPT एंटर कर लिया विदाउट अप्रूवल एंड इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज विथ RP ऑफ डायरेक्टर, ये तो हो गया, ये इतना ही था कि यहाँ पर वॉइडेबल हो गया, ठीक है। एक और पॉइंट है कि इफ कॉन्ट्रैक्ट इज विथ रिलेटेड पार्टी ऑफ अ डायरेक्टर, मतलब ये कंपनी है और रिलेटेड पार्टी ऑफ डायरेक्टर के साथ ही अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये जो डायरेक्टर है ना वो इंडेमनीफाई करेगा। या सिमिलरली इफ द सच कॉन्ट्रैक्ट इज ऑथराइज्ड बाय अदर डायरेक्टर, मतलब नॉट BOD ने नहीं किया, किसी एक दूसरे डायरेक्टर ने किया ऑथराइज, तो उसको अथॉरिटी तो है ही नहीं, देन द कंसर्न डायरेक्टर शैल अगेन इंडेमनीफाई द कंपनी फॉर एनी लॉस। 188 सबसेक्शन 4 बोलता है कंपनी कैन प्रोसीड अगेंस्ट द डायरेक्टर और एम्प्लॉय हु वायोलेटेड सेक्शन 188 फॉर रिकवरी ऑफ लॉस। तो उससे लॉस रिकवर करना है तो कंपनी प्रोसीड भी कर सकती है, केस वेस फाइल कर सकती है। 188 सबसेक्शन 2 आता है जो बोलता है एवरी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाला अंडर 188 सबसेक्शन 1 शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट विद जस्टिफिकेशन। भाई शेयर होल्डर को पता चलना चाहिए ना कि तुम क्या कर रहे हो कंपनी में, तो बोर्ड रिपोर्ट में ये RPT का सारा डिटेल डाल दो, जस्टिफिकेशन भी दो कि क्यों तुमने ये एंटर किया। इफ देर इज एनी कॉन्ट्रावेंशन 188 सबसेक्शन 5 बोलता है कि डायरेक्टर या एम्प्लॉय जिसने भी ये कॉन्ट्रावेन किया, अगर वो लिस्टेड कंपनी का केस है तो पेनल्टी 25 लाख फ्लैट, एंड अगर वो अदर कंपनी है तो पेनल्टी 5 लाख अगेन फ्लैट, मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी नहीं। तो बहुत सीरियस पेनल्टी आ गई है, 25 लाख और 5 लाख। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आ सकता है क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, सीधा सीधा फ्लैट। तो RPT में अगर कोई जोल कर रहा है तो ध्यान से 25 लाख या 5 लाख जमा करके ही रखना, बिकॉज ये पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 188 is not applicable to transactions arising out of compromise, arrangement, amalgamation, CAA। अपन ने सेक्शन 230 ऑनवर्ड्स देखा था ना, सब वो सब ट्रांजैक्शंस के लिए RPT वगैरह नहीं यूज करेंगे क्योंकि NCLT इज ऑलरेडी टेकन इन चार्ज। फॉर योर इन्फो, ये अपन ने पहले भी देखा चार्ट कि अगर RPT एट ALP है तो नो अप्रूवल्स, इफ इट इज नॉट एट ALP एंड अगर लिमिट अंडर रूल 15 सब रूल 3 इज टच्ड और क्रॉस्ड। टच्ड और क्रॉस क्यों लिखा है देखो, टच्ड मतलब क्या, एटलीस्ट 10% बोला था, 10% भी हुआ ना तो टच हो गया वो, तो OR चाहिए। क्रॉस मतलब क्या, तो मोर देन 2.5 लाख पर मंथ था या मोर देन 1% ऑफ नेटवर्क था लास्ट दो केस में। तो टच्ड और क्रॉस अगर हो गया तो क्या करने का, OR एट जनरल मीटिंग चाहिए। एंड समझो ALP पे नहीं है एंड ये OR भी नहीं चाहिए तो क्या, तो अदरवाइज में आएगा BR एट BM चाहिए रहेगा। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड देन यहाँ पर लिख दिया है रिलेटेड पार्टी जो है 276 एंड रिलेटिव 277 फ्रॉम ICAI मॉड्यूल। सेक्शन 189 आता है, 189 रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स, 184 सबसेक्शन 2 एंड 188 वाले। जस्ट इन केस यू फॉरगॉट, MBP 1
सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 में था डिस्क्लोजर में, इसको 8 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वाज रिसीव्ड वो मेंटेन करके रखना है। क्या रिसीव, तो नोटिस देता ना डायरेक्टर कि मेरा इंटरेस्ट यहाँ पड़ा है, वो वाला। एमबीपी 2 था 186 में, 186 में लसगा लोन सिक्योरिटी गारंटी एक्विजिशन था, इनफाइनाइट ट्रेयर्स मतलब प्रिजर्व परमानेंटली बोला था उसको एमबीपी 2 को, और उसमें 10 रुपए पर पेज वाला फीस का भी था कॉपी का। फिर एमबीपी 3 था 187 में इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन इट्स ओन नेम, और उसमें एनएसडीएल वगैरह ने अगर समझो डिपॉजिटरी ने तुम्हारे लिए कोई शेयर्स होल्ड किया है तो उसका डिटेल्स आता था, ये भी इनफाइनाइटली था, इसमें कोई फीस वगैरह नहीं लिखा था। एंड अब आएगा एमबीपी 4। एमबीपी 4 में लिखा है कि सेम रूल्स एज एमबीपी 2, मतलब ये भी इनफाइनाइट टाइम के लिए, उसमें भी 10 रुपए वाला पर पेज का फीस वगैरह वो सब है। नाउ एक ओवरलैपिंग होने वाला है, सेक्शन 189 बोलता है 184 सबसेक्शन 2 एंड 188 ये सबके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसका डिटेल चाहिए, बट रूल 16 बोलता है कि एमबीपी 4 जो है उसमें क्या क्या पर्टिकुलर चाहिए, तो 3 सेक्शन आ गया अब, 184 सबसेक्शन 1 भी चाहिए उनको, 2 भी चाहिए उनको एंड 188 भी चाहिए। तो एमबीपी 1 में यहाँ पर और यहाँ पर एमबीपी 4 में ओवरलैपिंग होने वाला है। ओके, नाउ चेक क्या क्या चाहिए, तो कंटेन पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड अंडर 184 सबसेक्शन 1। बट नीचे एक एक्सेप्शन डाला है कि ये वाला जो है ना एमबीपी 4 में तभी लगेगा जब शेयर होल्डिंग मोर देन 2% है, तो ये नीचे एक्सेप्शन में देखेंगे। फिर particulars of contracts with body, corporate, firm, entity under section 184 subsection 2 in which the director is interested, ये क्या था, तो इसमें भी सेम था, शेयर होल्डिंग मोर देन 2%, या फिर वो फर्म के तुम पार्टनर हो या फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट के तुम एमडी वगैरह हो तो। एंड पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी अंडर 188, ये तीनों के अपने को डिटेल्स वगैरह है वो एमबीपी 4 में डालना है। एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन, नो नीड टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट अंडर 184 सबसेक्शन 1 इन एमबीपी 4 इफ शेयर होल्डिंग ऑफ द डायरेक्टर प्लस अदर डायरेक्टर इज अप टू 2%, तो मोर देन 2 है तो ही करना है। अच्छा, बट अगर समझो इधर शेयर होल्डिंग सिर्फ 1% है तो फिर भी एमबीपी 1 में तो करना ही पड़ेगा, वो तो मैंडेटरी है। एमबीपी 4 में तुमको ये नहीं करना होगा। ओके, contract is for sale, purchase, supply of goods, material, services and aggregate value per annum is up to 5 lakh, so no need of disclosing anything in the register। and अगर कोई बैंकिंग कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो जाने दो, नो नीड ऑफ डूइंग इट, बिकॉज अगर ये रजिस्टर में डाला तो 5-6 रजिस्टर लगेगा पर डे। फिर सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी के लिए बोला है डिफॉल्टिंग नहीं है ना, तो 189 विल अप्लाई ओनली विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शंस वैल्यू अंडर 188 which is of more than 1 lakh, छोटे छोटे के लिए अप्लाई नहीं करेगा। रूल्स फॉर एमबीपी 4 आर सेम एज दैट ऑफ एमबीपी 2 जो 186 में लिखा था, सेम। इवन प्रॉक्सी कैन इंस्पेक्ट द रजिस्टर एट एजीएम, अभी अभी ये केस लॉ आया था, तो मेंबर भी कर सकता है, प्रॉक्सी भी कर सकता है, तो मेंबर के बदले ही आता है ना प्रॉक्सी इसके लिए। Director or KMP shall disclose interest under 184 subsection 1 within 30 days of appointment or relinquishment, मतलब गया ना ऑफिस तो भी विद इन 30 डेज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कॉन्ट्रावेंशन के लिए फ्लैट पेनल्टी 25,000, ये 189 में भी फ्लैट है, 190 में भी फ्लैट है। तो 190 सेक्शन 190 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद एमडी और होल टाइम डायरेक्टर, अल्टीमेटली एक एम्प्लॉयमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी एंड एमडी के बीच में, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका कॉपी तुमको कहां पर रखना है, तो मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या क्या, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज इन राइटिंग, या इफ इट इज नॉट इन राइटिंग तो एक रिटन मेमोरेंडम विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रॉबेबली ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 20 पेज का होगा, बट समझो रिटन में है ही नहीं, सब ओरली डिस्कस हुआ है, तो एक रिटन मेमोरेंडम रफ टाइप कॉन्ट्रैक्ट बना लो 5-6 पेज का, वो भी चल जाएगा। ओके, फ्री इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर, ये तुमको अलाउ करना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रवेंशन हुआ तो कंपनी को 25,000 फ्लैट एंड ऑफिसर को 5,000 फ्लैट, एंड इट वोंट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी। Section 191 is regarding payment to a director for loss of office etc. in connection with transfer of shares, property और undertaking। इसके पहले याद करना 169 वाले सेक्शन में रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स जो था ना, रिमूवल में ये पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के टाइम पे सीफ्लू मिल सकता है, कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस जो है ना वो मिल सकता है, बट फिर 202 ने बोला था कि सिर्फ एमडी, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर को मिल सकता है सीफ्लू, नॉर्मल डायरेक्टर को नहीं मिलेगा। ओके, बट 191 ने बोला नॉर्मल डायरेक्टर को भी मिलेगा। अगर नॉर्मल डायरेक्टर का पोस्ट छीन लिया गया है या उसको निकाल दिया गया है 191 के द्वारा तो मिल जाएगा,
ठीक है, तो दिस इज फॉर ऑल द डायरेक्टर्स. एग्जांपल, मुकेश अंबानी इज अ डायरेक्टर एट रिलायंस and he looks after petroleum division. If petroleum division is sold, then he gets CFLU. तो हाँ, ये valid है. Similarly, if someone acquires stake in Reliance, he may want a director of his own choice. समझो रतन टाटा ने रिलायंस में स्टेक ले लिया, रतन टाटा wants to appoint someone of his choice. समझो रतन टाटा को केविन सर पसंद है, केविन सर को अपॉइंट करने का. एंड मुकेश अंबानी may lose his post. तो क्या सीफ्लू दे सकते हैं? तो हाँ, आंसर इज दे सकते हैं. द प्रॉब्लम इज रिलायंस है ना, वो सीफ्लू नहीं दे पाएगा, बाहर वाला सीफ्लू देने वाला है. तो ये सेक्शन में 191 में वो सब लिखा है. देखो, कभी सीफ्लू दे सकते हो. तो इवेंट्स दैट में एंटाइटल सीफ्लू एक्सेट्रा टू द डायरेक्टर्स. कौन से इवेंट्स में? तो 4 इवेंट है, 5 इवेंट है. पहला, ट्रांसफर ऑफ होल और पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग और एनी प्रॉपर्टी. कोई प्रॉपर्टी या अंडरटेकिंग बेचने से मुकेश अंबानी का समझो जॉब चला गया फ्रॉम रिलायंस, तो सीफ्लू मिल सकता है. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी बीइंग अ ट्रांसफर रिजल्टिंग फ्रॉम एन ऑफर मेड टू जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स. मतलब रिलायंस के शेयर्स है ना, वो ट्रांसफर हो गए. ठीक है, किसने ऑफर किया? किसी बाहर वाले ने ऑफर किया. किसको? जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स को. मतलब सिंपल है, रतन टाटा ने रिलायंस के शेयर होल्डर्स को ऑफर किया कि हम तुम्हारे शेयर्स बाय कर लेंगे. अच्छा, अब रतन टाटा ने अगर इतना सारा स्टेक बाय कर लिया रहेगा, तो रतन टाटा विल अपॉइंट हिज चॉइस ऑफ डायरेक्टर. तो मुकेश अंबानी में हैव टू लीव. तो ये केस में मुकेश अंबानी को क्या मिल सकता है? सीफ्लू वगैरह मिल सकता है. फिर सेकंड केस समझो, ऑफर इज मेड बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट टू मेक द कंपनी इट्स सब्सिडियरी और अ सब्सिडियरी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट होल्डिंग कंपनी. मतलब फॉर एग्जांपल, टाटा मोटर्स है ना, टाटा मोटर्स का बॉडी कॉर्पोरेट, टाटा मोटर्स ने रिलायंस को एक ऑफर दिया कि हम तुमको हमारी सब्सिडरी बनाना चाहते हैं. या टाटा मोटर्स ने बोला कि रिलायंस जो है ना, वो किसकी सब्सिडरी बने? टाटा सन्स की सब्सिडरी बने. मतलब टाटा मोटर्स की होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी बन जाए रिलायंस. तो अगेन इन दिस केस, अगर कोई रिलायंस को सब्सिडरी बना रहा है और मुकेश अंबानी का समझो पोस्ट चला गया, तो यस, मुकेश अंबानी विल गेट सीफ्लू. And last case, offer is made by individuals with a view of obtaining 1/3 of total voting power at the general meeting. तो अगर किसी को 1/3 of total voting power मिल गया, तो वो इन्फ्लुएंस कर सकता है. दैट इज कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. 20% के ऊपर ही आ जाता है. तो वो भी क्या कर सकता है? अपना डायरेक्टर, अपने मन का डायरेक्टर रेकमेंड वगैरह कर सकता है. एंड मुकेश अंबानी का जॉब शायद जा सकता है. तो अगेन सीफ्लू विल बी अलाउड, बट ऑफ कोर्स देयर आर कंडीशंस. एक और है, ऑफर विच इज कंडीशनल ऑन एक्सेप्टेंस. मतलब रिलायंस के शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं एंड ऑफर जो है वो कंडीशनल है. कैसा ऑफर है? देखो, एन ऑफर दैट समवन बाइज रिलायंस शेयर्स ओनली ऑन वन कंडीशन, दैट मुकेश अंबानी मस्ट वेकेट. समझो अभी अपना वोडाफोन आइडिया बैंक्रप्सी टाइप में चला गया, इंसॉल्वेंसी में चला गया है, बट हुआ नहीं अभी तक इंसॉल्वेंट, बट उसी के जैसा उसका अभी चल रहा है करंटली, लॉसेस वगैरह. तो वोडाफोन आइडिया में समझो गूगल गूगल करके जो कंपनी है, समझो वो वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करता है. इन्वेस्ट करेगा ताकि वोडाफोन आइडिया को कैपिटल मिले और वो धंधा कर पाए. तो गूगल अगर वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो गूगल बोलेगा कि भाई एक कंडीशन है हमारा कि तुम्हारा जो सीईओ है ना, उसको हटा दो, या इन दिस केस डायरेक्टर अपने सेक्शन में, तो डायरेक्टर है ना ये, इसको हटा दो. तो डायरेक्टर को हटाया तो ये सीफ्लू दे सकता है. बट कैच यही है कि जो सीफ्लू है ना, वो वोडाफोन खुद नहीं दे सकता, वो गूगल देगा. मतलब बाहर वाला सीफ्लू देने वाला है, वो एक ध्यान रखना. तो ये इवेंट्स थे. और भी है कंडीशन, दैट हाउएवर अ डायरेक्टर शैल नॉट रिसीव एनी पेमेंट अनलेस. सीफ्लू एक्सेप्ट करना है ना, तो यू हैव टू फॉलो 2 कंडीशंस. पहला, पर्टिकुलर्स अंडर रूल 17 विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट प्रपोज हैव बीन डिस्क्लोज्ड टू द मेंबर्स एंड सच प्रपोजल वाज अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट जनरल मीटिंग. मतलब सीफ्लू के लिए पहले तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एंड जीएम में अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो ही तुम सीफ्लू एक्सेप्ट कर पाओगे. विच पेमेंट्स कैन बी प्रपोज्ड? तो सीफ्लू, कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस. मतलब या तो कॉम्पेंसेशन फ्रॉम लॉस ऑफ ऑफिस या कुछ भी बोलो उसको, रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस. वो पेमेंट कहां से? फ्रॉम ट्रांसफरी ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और शेयर्स. ट्रांसफरी मतलब कौन पता है? बायर. ये रिलायंस ने अपना पेट्रोल बिजनेस बेचा, अंडरटेकिंग या प्रॉपर्टी बेचा, तो रिलायंस ट्रांसफरर हुआ. किसको बेचा? टाटा को बेचा, तो टाटा ट्रांसफर ही हुआ. तो भाई टाटा से पेमेंट आने वाला है. या फिर फ्रॉम एनी अदर पर्सन बीइंग नॉट बीइंग सच अ कंपनी. मतलब रिलायंस कैन नॉट पे, वो बाहर वाला कोई दूसरा कंपनी है ना, वो पे कर पाएगा. अच्छा, इसमें एग्जांपल समझो, रिलायंस का पेट्रोल बिजनेस जो है ना, वो टाटा ने खरीद लिया.
टाटा ने टाई अप किया सऊदी अरामको के साथ। अरामको वाला क्या बोलता है, शेख चिली लोग बोलते हैं कि जो टाटा है ना, अगर उसने रिलायंस का पेट्रोल का धंधा खरीदा ना, तो हम मुकेश अंबानी को पैसा देंगे। अरामको वाले बोलते हैं। तो चलेगा, बाहर वाले को देने दो, नो प्रॉब्लम। बट कभी देगा जब भी वो डिस्क्लोज होगा, अप्रूवल मिलेगा मेंबर्स का, तभी होगा। क्या क्या डिस्क्लोज करना है, रूल 17 ने बोला, नेम ऑफ द डायरेक्टर जिसको मिल रहा है सीफ्लू, कौन से इवेंट के थ्रू अंडरटेकिंग बेचा, शेयर्स वगैरह गया, सब्सिडरी बन गया रिलायंस किसी का, जो भी इवेंट है वो, अमाउंट प्रपोज कितना है, बेसिस कैसे अमाउंट आया, मैनर कैसे पेमेंट होगा, सोर्स कहां से पेमेंट होगा, कहां से लाए तुम इतने पैसे, तो बेसिस मैनर सोर्स ऑफ अमाउंट एंड ऑफ कोर्स जस्टिफिकेशन फॉर द सेम, क्यों इतना ज्यादा अमाउंट पे कर रहे हो उसका जस्टिफिकेशन, एंड डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग रेकमेंडिंग द पेमेंट। मुकेश अंबानी को जो भी पेमेंट होने वाला है रेकमेंड हो रहा है वो, तो बोर्ड मीटिंग का जो डेट है वो भी तुमको डाल के देना होगा। ये डिस्क्लोजर होंगे, फिर शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे, फिर जाके सीफ्लू मिलेगा। ये था नॉर्मल डायरेक्टर्स लोगों के लिए। बट हमने पहले ही देखा एमडी होल टाइम डायरेक्टर वगैरह के लिए अलाउड है। तो द कंपनी रिलायंस कैन पे सीफ्लू टू एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर एंड नॉट एनी अदर डायरेक्टर एज पर 202। 202 में लिमिट्स वगैरह लिखा है, तो वो फॉलो करके ये 3 लोगों को तो रिलायंस दे ही सकता है सीफ्लू। ओके, अब वही एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर के लिए अ कंपनी कैन पे देम इन कनेक्शन विथ लॉस ऑफ ऑफिस। क्या क्या पे कर सकते हैं उनको, नोटिस पे। नोटिस पे मतलब समझो उनका लॉस ऑफ ऑफिस हो गया, तो उनको बोला कि भाई लास्ट 1 महीना है उसके बाद कट लो, तो लास्ट 1 महीने का नोटिस पे रहेगा, वो पे कर सकता है। एंड स्टैट्यूटरी पेमेंट्स एज पर टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, पीएफ ग्रेचुइटी जो भी रहेगा, कोई कंपलसरी पेमेंट वगैरह रहेगा, ये सब अलाउड बोला है। बट सीफ्लू एंड कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस है ना, वो भी नॉर्मली अलाउड है। बट अगर कंपनी ने डिफॉल्ट मारा है ना, तो नॉट अलाउड। कहां कहां पर डिफॉल्ट मारा है, तो देखो, defaulted on dividend or redemption of preference shares, defaulted on repayment of public deposit, debenture, interest, or any liability payable to bank, FI, or taxes and dues to CGSGLA, या फिर डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज टू एम्प्लॉइज एंड वर्कमैन। इधर भी डिफॉल्ट मारा तो यू कैन नॉट पे सीफ्लू। बट अगर डिस्प्यूटेड लायबिलिटी रहेगा ना, मतलब कि अभी भी केस चल रहा है, ये जो इनकम टैक्स का बात करते हैं या फिर ये स्टैट्यूटरी ड्यूज वगैरह, ये दोनों केसेस में ना नॉर्मली केसेस चलते रहता है, डिस्प्यूट होते रहता है। तो अगर डिस्प्यूटेड है ना, मतलब तुमने डिफॉल्ट नहीं किया। अगर डिस्प्यूट खत्म हो गया, उसके बाद कंक्लूजन आया कि तुमने डिफॉल्ट किया है, तब जाके यू कांट पे सीफ्लू। तो डिफॉल्ट अगर समझो डिस्प्यूट में है ना, ये टैक्स का ड्यूज वगैरह डिस्प्यूट में है तो कोई बात नहीं, तुम पे कर सकते हो सीफ्लू, नो प्रॉब्लम। इफ प्रपोज पेमेंट इज नॉट अप्रूव्ड फॉर वांट ऑफ कोरम, कोरम ही नहीं आया मीटिंग में, अर्जन हो गया, तो अर्जन मीटिंग में भी समझो नहीं आया कोरम, तो प्रपोजल इज डीम्ड नॉट टू बी अप्रूव्ड। अब इधर ऑटोमेटिक डीम नहीं करना है अपने को अप्रूवल, डीम्ड नॉट टू बी अप्रूव्ड हो गया। ओके, मतलब मीटिंग रखना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रावेंशन अगर हुआ तो अमाउंट रिसीव्ड बाय डायरेक्टर्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 191 या पेमेंट इज मेड विदाउट अप्रूवल एट जनरल मीटिंग, तो पैसा कंपनी का हुआ, मतलब द अमाउंट शैल बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द कंपनी, मतलब डायरेक्टर होल्ड्स एज अ ट्रस्टी, तो कंपनी इज द बेनिफिशियरी, डायरेक्टर के हाथ में खाली ऐसे ही रहेगा। पेनल्टी भी लगेगी उसको साथ साथ में 1 लाख की, वो डायरेक्टर को। फिर 192 रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बार्टर ट्रांजैक्शन। डोंट टेक इट लिटरली लाइक इनकम टैक्स कि इसमें कैश, बैंक, एनईएफटी वगैरह, उसका बात नहीं हो रहा है। नॉन कैश मतलब बार्टर ट्रांजैक्शन। तो नो कंपनी शैल एंटर इनटू एन अरेंजमेंट बाय व्हिच द कंपनी acquires any assets for any consideration other than cash from its director या director of holding subsidiary associate or any person connected with it। कनेक्टेड पर्सन जो है वो यहाँ पर नहीं लिखा गया है क्या होता है एग्जैक्टली, बट कोई भी डायरेक्टर अपने कंपनी का या होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट का या उसका कनेक्टेड पर्सन के साथ कोई भी डीलिंग नहीं चलेगा। अच्छा ये देखो, यहाँ पे कंपनी अक्वायर कर रहा है एसेट, मतलब यहाँ पे कोई एसेट दिया, हाउस दिया, और यहाँ पर समझो गोल्ड लिया, या वाइस वर्सा, मतलब कोई भी किसी से अक्वायर कर रहा है, कंपनी अक्वायर कर रही है, डायरेक्टर अक्वायर कर रहा है, दोनों इसमें कवर हो जाता है। बार्टर का मतलब ये होता है ना, एक एसेट दिया, एक एसेट लिया, तो दोनों भी नॉट अलाउड। कंपनी अक्वायर करे या डायरेक्टर अक्वायर करे, सामने नॉन कैश ही जा रहा है ना, तो वो नॉट अलाउड है। बट एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बोलता है नॉन कैश विल बी अलाउड, बार्टर विल बी अलाउड इफ प्रायर अप्रूवल फॉर सच अरेंजमेंट इज ऑब्टेन बाय ओआर एट जनरल मीटिंग। जैसे समझो ये घर दिया और गाड़ी लिया, गाड़ी थोड़ा 1-2 करोड़ वाला रहेगा गाड़ी, तो ओआर विल बी नीडेड। एंड समझो अगर ये जो डायरेक्टर है ना वो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है, मतलब कंपनी
और एक होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ समझो डीलिंग हो रहा है, तो इन दैट केस प्रायर अप्रूवल ऑफ दैट कंपनी बाय ओआर एज वेल एज प्रायर अप्रूवल ऑफ होल्डिंग कंपनी बाय ओआर। मतलब ये कंपनी का ओआर प्लस जो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है, तो होल्डिंग कंपनी का भी ओआर लगेगा, दोनों कंपनी का ओआर लगेगा व्हेन ट्रांजैक्शन इज विद द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और इज कनेक्टेड पर्सन हु इज आल्सो डायरेक्टर ऑफ दैट होल्डिंग कंपनी। ओके, नोटिस में क्या क्या लिख के देना है? नोटिस में लिखेंगे पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, सॉरी पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ये एक हो गया। एंड सेकंड वैल्यू ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व्ड, जो भी वैल्यू है दोनों एसेट का चाहिए बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, 247 वाले सेक्शन में देखा था। कॉन्ट्रावेंशन किया तो क्या होएगा? तो अरेंजमेंट पहली बात तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी हो गया, बट दो केस में वॉइडेबल नहीं होएगा। पहला केस, इफ रेस्टिट्यूशन या रिस्टोरेशन ऑफ मनी और अदर कंसिडरेशन इज नॉट पॉसिबल एंड कंपनी हैज बीन इंडेमनिफाइड फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय इट। एग्जांपल, रिलायंस और मुकेश अंबानी का एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस ने क्या किया, एक घर ट्रांसफर किया मुकेश अंबानी को, मुकेश अंबानी ने गोल्ड ट्रांसफर किया। घर का वैल्यू 1 करोड़ बट गोल्ड सिर्फ 80 लाख का, मतलब कंपनी को 20 लाख का लॉस हुआ। एंड समझो मुकेश अंबानी ने ये घर किसी और को बेच भी दिया, आगे आगे समझो केविन सर को बेच भी दिया। अगर मुकेश अंबानी ने घर आगे दे दिया, मतलब रेस्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल, रिस्टोरेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि केविन सर ने तो गुड फेथ में लिया। केविन सर तो सबसे इनोसेंट है, कुछ फ्रॉड वर्ड का आइडिया नहीं होता उनको। तो अगर इनोसेंटली केविन सर ने ले लिया, अब रेस्टोरेशन तो नहीं कर सकते, तो 20 लाख भर दो ना एक्स्ट्रा, 20 लाख का जो लॉस हुआ था कंपनी को वो भर दो। तो इंडेमनीफाई किया यहां पर तो चल जाएगा, देन इट इज नॉट वॉइडेबल। एंड सेकेंड केस में, इफ राइट्स आर अक्वायर्ड बोनाफाइड फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस ऑफ कॉन्ट्रवेंशन। इसका मतलब क्या होता है कि इनोसेंटली मुकेश अंबानी ने और रिलायंस ने ट्रांजैक्शन किया था, क्योंकि उनको कॉन्ट्रवेंशन ऑफ 192 पता ही नहीं था, केविन सर का लेक्चर अटेंड नहीं किया था इसके लिए। तो अगर इनोसेंटली तुमको पता नहीं है कि कोई कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है एंड प्रॉपर वैल्यू के लिए भी हुआ है ना, मतलब 1 करोड़ का चीज के सामने 1 करोड़ का चीज आया है, तो इन दैट केस इट इज नॉट वॉइडेबल, वो चल जाएगा, बट यू हैव टू प्रूव के यू आर इनोसेंट। फिर 193 आता है, कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पर्सन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और गारंटी विद इट्स मेंबर। मतलब सिंपल एग्जांपल इधर लेंगे, केविन सर एंड केविन सर का ओपीसी, ये एग्जांपल लेंगे। केविन सर और केविन सर के ओपीसी, मतलब ऑफ कोर्स ओपीसी में एक ही शेयर होल्डर होता है जो केविन सर खुद है। तो ये दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, इसमें केविन सर जो है ना वो शेयर होल्डर भी है प्लस डायरेक्टर भी है। देखो इधर लिखा है हु इज ऑल्सो डायरेक्टर। तो अगर केविन सर एक शेयर होल्डर प्लस डायरेक्टर है ऑफ केविन ओपीसी, तो उनको बोला है कि प्रेफरेबली कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग। ये दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, इट शुड बी इन राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, केविन सर क्या करते हैं, केविन सर बुक्स लिखते हैं, तो केविन सर ने जो बुक क्रिएट किया ना, उसका राइट्स ओपीसी को दे दिया, और ओपीसी क्या बोलता है, हम बेचेंगे और हम रॉयल्टी दे देंगे ये बुक्स का केविन सर को। है दोनों एक ही पर्सन, केविन सर और उसका ओपीसी, बट खाली अलग एंटिटी बना के रखा है ना ओपीसी। तो केविन सर ने बुक का राइट्स दिया ओपीसी को, और ओपीसी ने क्या किया, रॉयल्टी देने का वादा किया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो बोला प्रेफरेबली इट शुड बी इन राइटिंग, इफ नॉट इन राइटिंग देन टर्म्स शुड बी कंटेंट इन अ मेमोरेंडम, मतलब रिटन मेमोरेंडम। एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना 20 पेज का, तो एक छोटा मेमोरेंडम बना लो 5-6 पेज का, या फिर इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर है ना ओपीसी में, तो बोर्ड मीटिंग भी होता है, तो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में डाल दो, अप्रूव करवा लो। एंड इन्फॉर्म आरओसी इन 15 days फ्रॉम बीओडीज अप्रूवल। 193 will not apply for contract entered in ordinary course of business। ordinary course of business मतलब क्या? तो समझो अगर तुम्हारा शर्ट बेचने का धंधा है ओपीसी का, और केविन सर से तुम शर्ट खरीद रहे हो, अगर केविन सर इज सेलिंग शर्ट टू द ओपीसी, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ, इसमें कोई जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का इन राइटिंग वगैरह होने का। बट शर्ट का धंधा है और समझो केविन सर ने अपना एक प्रॉपर्टी बेचा है के ओपीसी को, मतलब ओपीसी इज बाइंग अ प्रॉपर्टी फ्रॉम केविन सर, तो ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं हुआ। तो इन दिस केस यू हैव टू अप्लाई द होल सेक्शन, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स है तो नहीं अप्लाई करना है, अदर देन दैट है तो अप्लाई